नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री और हमें ये 5 टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें ड्रग डिजाइन है, फार्माकोडायनेमिक्स है, साइकोटिक ड्रग है, एंटी साइकोटिक ड्रग है, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग है। हालांकि इसका एक वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, ठीक है कि नहीं है, उसका रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा है। ये वीडियो इम्प्रोवाइज्ड है, आपको और भी नई चीज़ें इसमें पता लगेंगी, यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है नहीं है। रही इसकी पीडीएफ की बात, तो वो पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है नहीं है। या फिर आप मेरे को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं उन पे आप मेडिसिनल केमिस्ट्री की पीडीएफ के नाम से मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है नहीं। जो अपनी ऐप में है, जो रजिस्टर्ड हैं स्टूडेंट, उन तक तो ये पहुंचेगी, लेकिन अपन बाहर वाले स्टूडेंटों के लिए भी इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है भाई। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, गुरु कैम अकेडमी के नाम से ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमें ये सारा पढ़ना है, तो इसकी शुरुआत अपन को करनी पड़ेगी कि ये बेसिकली है क्या। तो ये बेसिकली क्या है, फार्मेकोलॉजी है, फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो फार्मेकोलॉजी में हम 3 ही चीज पढ़ते हैं, एक तो ड्रग्स पढ़ते हैं, एक ड्रग रेस्पॉन्स पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं आपका बॉडी रेस्पॉन्स। 3 आ गए, ठीक है नहीं है। तो ड्रग्स तो अपन पढ़ेंगे, वो तो आपका फील्ड ही है। लेकिन ड्रग रेस्पॉन्स यानी कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी जब अपन बात करेंगे तो ये फार्माकोडायनेमिक में आता है, और बॉडी रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द ड्रग ये आता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। काइनेटिक्स अपन को नहीं पढ़नी है, डायनेमिक जरूर पढ़नी है, ठीक है नहीं है। तो इन सब की अपन शुरुआत करें तो सबसे पहले ये तो समझे कि अपन ये ड्रग्स डिजाइन कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी हमें फार्माकोडायनेमिक्स की, क्या जरूरत पड़ी इन ड्रग्स की। तो उसका एक ही जवाब आता है कि सर ये सब डिजीज के कारण हो रहा है। ये रहा डिजीज, ठीक है। किसके कारण हो रहा है? डिजीज के कारण। डिजीज कुछ भी हो सकती है, आपके हाथ पैरों में दर्द रहना डिजीज हो सकती है, आपके हार्ट में दर्द रहना डिजीज हो सकती है, सर में दर्द डिजीज हो सकती है, आंखों का ब्लर होना डिजीज हो सकती है। समझ में आई बात? कुछ भी डिजीज, पेट में दर्द हो रहा है डिजीज हो गई, आपकी जुकाम हो गई, खांसी हो गई, डिजीज है। लेकिन आपके हाथ पैर टूट गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, फिजिकल इंजरी हो गई, वो डिजीज की कैटेगरी में नहीं रखी जाएगी। समझ में आई बात? तो डिजीज का बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आपको मेडिसिन लेनी है। समझ में? हाथ पैर टूट गए तो उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी, वो अलग चीज है। लेकिन जैसे कोई हो रही है आपकी प्रॉब्लम, बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ किसी भी ऑर्गन के ऊपर है, जैसे पीछे की साइड दर्द हो रहा है तो किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है कि नहीं है। आपके जो हाथ हैं आपके व्हाइट हो रहे हैं, इसका मतलब आपके ब्लड रिलेवेंट प्रॉब्लम है, एनीमिया टाइप में है। येलो हो गया तो आपके लीवर की प्रॉब्लम है, आंखें लाल रहती हैं, कई आंखें येलो रहती हैं, ठीक है कि नहीं है, रहती है कि नहीं रहती? हाँ, उनके पीलिया की प्रॉब्लम होती है, पीलिया, ठीक है कि नहीं है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीलिया को लीवर प्रॉब्लम रहती है, लीवर से रिलेवेंट, तभी उनकी आंखें क्या रहती हैं, येलो, बॉडी भी येलो रहती है, ठीक है कि नहीं है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। डिजीज a disorder of structure or function in human, animal, plant, especially one that produce specific symptoms. हर organs पर कोई पैथोजन का जब अटैक होता है तो उसका स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है, फिक्स है, ये ध्यान रखना, फिक्स है, समझ में आई? सिम्टम्स फिक्स होता है, उसी बेसिस पे डॉक्टर आपको दवाई देता है, या फिर वो कहेगा जांच, क्या करो आप जांच करवा के लाओ, फिर जांच करवाते हैं। कई यूं होते हैं, हाँ यहाँ ये हो रहा है, अनुमान रूप से लिख देते हैं दवाइयाँ, आप लेते हो, ठीक हो जाते हो, यानी उस अगले के डॉक्टर का अनुमान ठीक था। लेकिन डॉक्टर के पास सही सी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, इसलिए वो इफेक्टिव दवाई दे सकता है, ठीक है नहीं है। हाँ जी, सिम्टम्स और दैट अफेक्ट ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑर्गन। डिजीज क्या नहीं है, डिजीज इज नॉट सिंपली ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फिजिकल इंजरी। हाथ पैर टूट जाए डिजीज नहीं है, ठीक है नहीं है। अब ये जो डिजीज है, वो डिजीज किस कारण से होती है? सबसे पहली बात, कॉज ऑफ डिजीज।
कि ये जो डिजीज हो रही है ये आप क्यों हो रही है। तो डिजीज होने का एक ही कारण है, वो है पैथोजन। नाम ही ऐसा दे रखा है तुमने, पैथोजन। पैथोजन, या इसको बोल सकता हूं अपन बाहरी कोई भी वस्तु, फोरेजन, है ना। फोरेजन क्या बोले इसको, फोरेजन मटेरियल। बाहर भी कोई भी मटेरियल आप ले लो। देखो ऐसे तो है नहीं कि अपन घर में ही बैठे रहें, बाहर तो निकलेंगे, और बाहर हजारों प्रकार के बाहरी वस्तुएं घूम रही है, फोरेजन मटेरियल घूम रहे हैं जो आपकी बॉडी में एंटर होते हैं। अब वो एंटर होने के कई रास्ते हैं, जैसे आपका नाक और मुंह तो है ही है, आंख है, कान है, ये हो गया। स्किन है, स्किन से भी एंटर हो जाते हैं पैथोजन, समझ में। आपके जेनेटल पार्ट है, एक्सक्रीटरी पार्ट है, उधर से भी एंटर हो जाते हैं। कईयों को ये प्रॉब्लम होती है, यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, तो वहां से एंटर हो जाता है, समझ में नहीं। यूटीआई की ह्यूमन और मेल फीमेल दोनों में होती है प्रॉब्लम, क्लियर है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना गया है यूटीआई। तो ये सब कौन करवा रहा है, ये पैथोजन ही करवा रहा है। क्या करवा रहा है, पैथोजन करवा रहा है। और ये जो पैथोजन है, या तो कौन सा हो सकता है, फोरेजन मटेरियल हो सकता है, आपका बाहरी मटेरियल हो सकता है। कौन हो सकता है बेटा, बाहरी मटेरियल हो सकता है, या फिर हो सकता है इनर पैथोजन। इनर पैथोजन, इनर पैथोजन, इनर पैथोजन का मतलब क्या होते हैं, इनर पैथोजन होते हैं अपने जीन। आप ये सुनते होंगे कि एक बच्चे में दुर्लभ बीमारी पाई गई और करोड़ों इंसानों में से एक है, करोड़ों इंसानों में से एक की बीमारी पाई गई है या पाई जाती है, और वो पर्टिकुलरली उस जीन के कारण होती है। तो ये जो पैथोजन है ये कौन है, जीन है, जो आपकी बॉडी को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। या फिर एक ये भी हो सकता है कि फोरेजन मटेरियल इनर पैथोजन को एक्टिवेट करे। हमारे शरीर में बहुत सारे जीन है, और वो जीन जब तक सीक्वेंस में है तब तक बायोलॉजिकली एक्टिव है, अपने शरीर के लिए फायदेमंद तरीके से काम करेंगे। जिस दिन इनमें म्यूटेशन हो गया, या जिस दिन इनमें गड़बड़ हो गई, जिस दिन इनमें गड़बड़ हो गई, उस दिन से ये आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी करते रहेंगे। जैसे सुनना आराम से, जैसे आईएनएस जीन है, ठीक है नहीं है, आईएनएस जीन इंसुलिन का इनहिबिटर माना गया है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन वो सब्सटेंस है अपनी बॉडी में, वो प्रोटीन है जो शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है, शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो अगर आपका इंसुलिन का इनहिबिटर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो इंसुलिन को बनने नहीं देगा, इंसुलिन को बनने नहीं देगा तो इंसुलिन वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा तो शुगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, आपका ब्लड का शुगर बढ़ता हुआ चलेगा। और अगर आपके ब्लड में शुगर बढ़ रहा है तो ये मान के चलो कि आपके बीपी, किडनी, हाइपरटेंशन, जितनी भी बीमारी है वो सब शुगर वालों की मिलेगी। जितनी भी बीमारी, कार्डियोवैस्कुलर मान लो, चाहे साइकोटिक मान लो, ऐसे सब शुगर वालों की मिलेगी। समझ में आई बात, क्लियर है बात, समझ में। तो बीमारी का घर है आईएनएस जीन। अब आईएनएस जीन में म्यूटेशन कैसे होता है, ये जो आईएनएस जीन में म्यूटेशन होता है ये आपकी डेली लाइफस्टाइल के कारण होता है। अगर आपकी डेली लाइफस्टाइल एबनॉर्मल है तो शुगर हो जाएगी आपकी, खान पीन से नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो हमारे गांव में तो शादी वगैरह होती है तो ये मान के चलो कि रसगुल्लों की वो लग जाती है सबसे, 100 रसगुल्ले पाट जाते हैं लोग बिना निचोड़े हुए हैं, उनके शुगर नहीं हुई। लेकिन जो कुछ नहीं खा रहा, शुरू से बिल्कुल डाइट वगैरह ले रहा है, सारा काम है, ये मीठा वीठा बंद कर रखा है उसने, उसकी भी शुगर हो जाती है। तो शुगर जो है डेली लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, या शरीर में ऑटोमेटिक म्यूटेशन से भी आईएनएस जीन में चेंजेस हो जाता है, जिस कारण से वो इंसुलिन को इनहिबिट करने लग जाती है। क्रोनिक पेन, कई लोगों के बहुत
रेगुलर पेन रहता है हाथ पैरों में, बोले यार हमेशा दुखते रहते हैं, क्रोनिक पेन, उसका रेस्पॉन्सिबल जीन अभी पकड़ा गया है HCN2 जीन। ये पूछा जा सकता है कि इंसुलिन इनहिबिटर जीन कौन सा है और आपका क्रोनिक पेन के लिए जीन कौन सा है। इंपॉर्टेंट है ये, लिख लेना है। तो आपको समझ में आया कि ये जो डिजीज फैला रहा है ये पैथोजन फैला रहा है। पैथोजन आउटर भी हो सकता है, इनर भी हो सकता है। अब जैसे आउटर पैथोजन की बात करें, पोलन ग्रेन है, कई लोगों को अस्थमेटिक एलर्जी होती है, तो पोलन ग्रेन जो मौसम चेंजेस होता है उस टाइम पे ये इधर उधर उड़ते हैं, तो उनके अगर चले गए लंग्स में तो वो क्या कर देंगे, उनके सर्दी खांसी जुकाम बुखार सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। लगेगा कि वास्तव में कोरोना हो गया, जबकि उनके केवल अस्थमेटिक क्या है, एलर्जी है पोलन ग्रेन से। किससे? पोलन ग्रेन से। ठीक है नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, अंदर की जो प्रोटीन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन? पोलन ग्रेन, तभी तो बीमार हो रहा है। अगर अंदर की प्रोटीन जीन सही है तो आदमी सही है। समझ में आई बात? क्लियर? ठीक है भाई। अब इनसे निपटने के लिए हमने तैयार की ड्रग्स। क्या की? ड्रग्स। तो सुनो बात, ड्रग्स की कहानी यूं है, पहले जब ये टेबलेट फॉर्म नहीं आई थी, पहले लोगों का क्या होता था, कुछ भी दिक्कत वगैरह होती थी तो ये प्लांट्स के रूट, बार्क, लीव्स, इनको चबा के या मतलब इन्हीं से काम चलाते थे, क्योंकि इनमें थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है नहीं है? तो ड्रग्स का कंसेप्ट वहीं से आया हुआ है। ऐसी कोई भी केमिकल स्पीसीज, ऐसी कोई भी केमिकल्स जो आपको थेरेप्यूटिक एक्टिविटी दे आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए यूजफुल हो, वो ड्रग्स लाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अपने तो दिमाग में ड्रग्स जब आ जाता है तो ये वो ड्रग्स ले रहा है, अपन क्या बोलेंगे, मेडिसिन और ड्रग्स दोनों में एक हल्की सी डिफरेंस है। अगर कोई आदमी मेडिसिन ले रहा है तो मैं ये कह रहा हूं वो ड्रग ले रहा है, तो आप क्या समझोगे, गांजा, हीरोइन, चरस, ये समझोगे। जबकि इनका ड्रग्स से लेना देना तो है, लेना देना तो वास्तव में ड्रग्स ही है वो, लेकिन हम जो ले रहे हैं वो ड्रग्स का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको मेडिसिन कहा गया है। ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मास। इनका मोलिकुलर मास एग्जाम पूछा जाएगा 100 to 500 डाल्टन या यूनिट बोल दो अपन। दीज इंटरेक्ट विद मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट। ये मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट जो होते हैं वो अपने प्रोटीन्स होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोटीन्स। एंजाइम आपका प्रोटीन है, रिसेप्टर आपका प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर आपका प्रोटीन है। तो ये जनरली मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो किसके साथ इंटरेक्ट होते हैं? ड्रग्स के साथ, है ना। ड्रग्स आर इंटरेक्टेड विद मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट्स एंड प्रोड्यूसेस ए बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। व्हेन बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज थेराप्यूटिक एंड यूजफुल, दीज केमिकल आर नोन एज मेडिसिन। अगर वो नशा पता करने के काम में आते हैं, झूम बराबर झूम हो रहे हैं उनको लेकर, हैं भगवान भोलेनाथ बन रहे हैं, तो भैया वो क्या है? वो ड्रग्स है। फिर उस टाइम पे वो मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन आपके शरीर को रिलीफ देने के लिए है, कि आपके शरीर में कोई तकलीफ है उसको रिलीफ देने के लिए है, तब वो मेडिसिन खिलाएगी, नहीं तो मेडिसिन नहीं खिलाएगी, वो ड्रग ही खिलाएगी। समझ में आई बात या नहीं आई? चलें नेक्स्ट है, जब मेडिसिन की बात आती है कि मेडिसिन हम क्यों ले रहे हैं, देखो सीधी सी बात यह है कि आप जब बात आती है मेडिसिन की तो आपसे पूछा मेडिसिन क्यों लोगे आप, तो आप क्या बोलोगे? मेरे तकलीफ है। किस बात की? आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक है, जुकाम है, खांसी होगा, कुछ भी XYZ। तो मेडिसिन के 3 प्राइमरी वर्क होते हैं। ये फार्माकोडायनेमिक्स में भी आपको पता लगेगा। मेडिसिन के 3 मेन फंक्शन होते हैं। पहला डायग्नोसिस का, दूसरा प्रिवेंशन का, तीसरा है ट्रीटमेंट का। किसका? डिजीज का। इतनी इफेक्टिव है कि डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, ठीक है नहीं है। और प्रिवेंशन जो है वो आप, प्रिवेंशन का मतलब बचाव, दवाई पहले ले लो ताकि वो पैथोजन आए नहीं आपके आसपास, ठीक है नहीं है। तो इसके लिए हम करते हैं वैक्सीनेशन। क्या करते हैं बेटा? वैक्सीनेशन। और आपको पता है बच्चों के लगती है, पैदा होते ही लगती है, टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, BCG का लगता है, काली खांसी का लगता है, लगते हैं नहीं लगते हैं, मीजल्स के लगते हैं, मम्स के लगते हैं, बहुत सारे के लगते हैं। तो वो प्रिवेंशन के लिए है कि उससे रिलेवेंट कोई भी बीमारी नहीं हो, ठीक है नहीं है। अगर हो जाती है तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट काम में आता है, ठीक है।
अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी वो नहीं है जो एक्सरेज में अपन देते हैं, बोलते होंगे उसको कीमोथेरेपी। समझ में? कीमोथेरेपी ये है कि जो मेडिसिन दे रहे हैं उस मेडिसिन का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो क्या कहलाएगा आपका, कीमोथेरेपी कहलाएगा। यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट नोन एज आपका कीमोथेरेपी। याद आ जाएगा कीमोथेरेपी की डेफिनेशन। फिर आती है ड्रग एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं अपन। एक्टिविटी मैंने क्या कहा था, ड्रग आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, क्या एक्टिविटी शो कर रही है, ठीक है नहीं है। अब मान लो कि आपने गैस हो रही थी, आपने गैस के लिए दवाई ली, पता लगा कि उस दवाई से आपको क्या हो गए, लूज मोशन हो गए, पेट दर्द तो ठीक हो गया लेकिन क्या हो गया, लूज मोशन हो गए। तो इसमें दो इफेक्ट दिखाई दिए आपको। एक तो वो इफेक्ट जो आप चाहते थे कि पेट का दर्द कम हो जाए, एक वो इफेक्ट जो आप नहीं चाहते थे। आप चाहते थे कि लूज मोशन हो, आपको नहीं चाहोगे आप। तो यहां पे जो ड्रग एक्टिविटी है या ड्रग का इफेक्ट है वो दो प्रकार का होगा, एक तो डिजायरेबल और एक अनडिजायरेबल। अभी बात करेंगे, ठीक है नहीं है। तो ध्यान रखना, वो ड्रग्स जो जीन बेस्ड नहीं है, जीन बेस्ड नहीं है, ठीक है नहीं है, वो ड्रग्स जो जीन बेस्ड नहीं है, डू नॉट इम्पार्ट न्यू फंक्शन, नया फंक्शन नहीं करती हैं। वो ड्रग नया फंक्शन नहीं करती हैं, ऑर्गन और सेल को नए फंक्शन की तरफ नहीं धकेलती हैं। वो केवल और केवल क्या करती हैं, दे ओनली अल्टर, बदल देती हैं पेस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी। मान लो कि आपके शरीर में ऐसे दर्द हो रहा है हल्का हल्का, ठीक है, क्योंकि इस दर्द का पेस चेंज कर देगी। क्या चेंज कर देगी, पेस। ऐसे नहीं है कि आपकी सेल को कुछ छेड़ाछाड़ी कर दी, नहीं। सेल में छेड़ाछाड़ी का काम जीन बेस्ड मेडिसिन का होता है, ठीक है नहीं है, जीन बेस्ड मेडिसिन का होता है। जीन बेस्ड का मतलब जो आरएनए डीएनए इन्वॉल्व हो जाए, यानी जिन मेडिसिन में आरएनए डीएनए, वहां डेफिनेट रूप से आपकी बॉडी में आगे जाके क्या होंगे, चेंजेस होंगे। जैसे ये आपकी कोविशील्ड है, ये आरएनए वैक्सीन है, पता होगा तुम्हें। और कोवैक्सीन जो है अपनी इंडिया की बनाई हुई, इंडियन है, ये भारत बायोटेक की, ये एक ट्रेडिशनल क्या है, मेडिसिन है। वो जीन बेस है, वो जीन बेस नहीं है। तो कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होगी, सोचो। इफेक्टिव तो दोनों है, लेकिन हाँ जो आरएनए वाली ले रहे हैं वो आगे जाके क्या साइड इफेक्ट डालेगी, ये या तो बनाने वाला जानता है, अगर बनाने वाला नहीं जानता तो वो ऊपर वाला जानता है। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। चले भाई, तो देखो इधर फार्मेकोलॉजी में हम क्या स्टडी कर रहे थे, ड्रग्स, ड्रग इफेक्ट और बॉडी रेस्पॉन्स, कि बॉडी का क्या रेस्पॉन्स है ड्रग के। तो यहां पे अपने पास आ गया, फार्मेकोलॉजी में हम दो चीजें पढ़ते हैं, फार्मेकोडायनेमिक्स और फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो पहले अपन क्या करते हैं, फार्मेकोडायनेमिक की बात कर लेते हैं। व्हाट डज ड्रग डू द बॉडी। मेनली ये स्टडी किया जाता है कि आपने दवाई ले ली, अब दवाई बॉडी के साथ क्या कर रही है, समझ में आई? हाँ, तो इससे पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाई टेकिंग मेडिसिन, हम मेडिसिन क्यों ले रहे हैं, मतलब हम बीमार हैं, हमें डिजीज है तो मेडिसिन ले रहे हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी टेक मेडिसिन या इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन बॉडी। क्या हुआ जब हमने मेडिसिन ले ली, या मेडिसिन का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है। और तीसरा बॉडी रेस्पॉन्स, वो फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो हमें केवल और केवल यहां पे क्या पढ़ना है, ये वाला, व्हाट हैपन व्हेन बॉडी, व्हेन टेक मेडिसिन, जब हम मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन लेंगे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो यहां पे आपके जो है दो प्रकार के इफेक्ट आते हैं, दो प्रकार के इफेक्ट आएंगे ड्रग के। एक तो डिजायरेबल, तो डिजायरेबल में डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट खत्म। और अनडिजायरेबल में साइड इफेक्ट आ जाएंगे, एडवर्स इफेक्ट आ जाएंगे, टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएंगे। भैया मेडिसिन भी ड्रग है, मेडिसिन भी ड्रग है। लोग बागों को अल्कोहल नहीं मिलती ना, तो कोरेक्स की 2 बोतल डकार जाते हैं वो, समझ गए क्या? ज्यादा लेओगे ड्रग की तरह, और ज्यादा लेओगे तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी। तो हर बॉडी के हिसाब से मेडिसिन को डिजाइन किया गया है। अब ये देखा करो आप कि जब भी किसी बच्चे की दवाई होती है, यानी 10-12 साल से नीचे के बच्चे की, 10 साल से नीचे की मान लो, उस दवाई के ऊपर पेडियाट्रिक लिखा हुआ आता है।
उसको बड़ा लेगा तो कोई असर नहीं होगा, बच्चे के ऊपर असर करेगी। और जो बड़ों की दवाई आप बच्चों को नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से एडजस्ट होती है। आपको पता है अपनी एक ऑर्गन, कोई सा भी मान लो ऑर्गन, उसमें लगभग 1 × 10⁻13 सेल होती है, लगभग। ठीक है, इतनी सेल होती है। और एक मोल अगर क्या लें अपन, मेडिसिन का लें, एक मोल मेडिसिन का लें तो वो 10⁻23। तो इतने सेल को एडजस्ट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए, किसके? ड्रग्स के। वो फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं अपन, समझ में? फार्माकोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट्स। अब जैसे इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, चीजें लेते हैं, वो सारा किसमें आएगा? आपका ट्रीटमेंट में आएगा। इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाना है साहब आपको, तो वो ट्रीटमेंट करो आपके इम्यून का, क्या दिक्कत हो गई? समझ में आई बात? साइड इफेक्ट कुछ भी हो सकते हैं आपके बॉडी में। साइड इफेक्ट जैसे कई लोग लेते हैं, दवाई लेने के बाद मैंने देखा है रेड चकते हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते? कईयों को दिल में दर्द होने लग जाता है, कईयों को किडनी में दर्द होने लग जाता है। वैसे साइड इफेक्ट 3 जगह होते हैं, ठीक है? नहीं, किसी भी डॉक्टर से जाके पूछना कि किसी भी चीज का साइड इफेक्ट केवल 3 ही जगह होता है। पहला कहां पे? हार्ट में। हार्ट अटैक आया, खत्म, दवाई लेते ही। किसकी बात कर रहा हूं मैं? साइड इफेक्ट की। दूसरा लीवर में। जब भी लीवर में साइड इफेक्ट आएगा, आपके बॉडी पर चकते हो जाएंगे, आंखें लाल रहने लग जाएंगी, बॉडी अलग सा हो जाएगी, मतलब यूं मान लो कि भाई अजीब सा हो जाएगा। और तीसरा जो साइड इफेक्ट होता है वो किडनी पर होता है, ठीक है? नहीं है? और किडनी पर इफेक्ट होने पर इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आपके बार बार टॉयलेट आना, चीज चलना, गर्म हो जाना, इस टाइप का, ठीक है? और बाकी की इनकी रिजल्ट से बुखार आना, ये तो नॉर्मल है। बॉडी पेन, ये तो नॉर्मल है, न के बराबर है ये साइड इफेक्ट, ठीक है? नहीं है? एडवर्स इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट का मतलब दवाई लेने के बाद सर दर्द और बढ़ गया, कम करने के लिए ली थी ना आपने, और बढ़ गया, ठीक है? नहीं है? टॉक्सिक इफेक्ट, समझ गए? बताने की जरूरत। तो ड्रग एक्शन है वो फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। और ये ड्रग एक्शन 5 प्रकार का होता है। पहला स्टिमुलेशन, पहला क्या है? स्टिमुलेशन। दूसरा डिप्रेशन आएगा। देखो यहां पे सीधी लैंग्वेज है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसका मतलब क्या स्टिमुलेशन का, मान लो कि आपकी बॉडी में एक ऐसा सब्सटेंस है जो कम हो गया है और उसको बढ़ाना जरूरी है। कम हो गया है तो वो कम हुआ है तो बॉडी के जो ऑर्गन उससे अफेक्टेड था, जो उसके रहने पर ही वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, अब वो नहीं है तो वो काम नहीं करेगा या स्लो हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको स्टिमुलेट करना पड़ेगा। स्टिमुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैसा का वैसा मटेरियल डालना पड़ेगा ताकि उसको विश्वास हो जाए। नहीं समझ में आई बात? बच्चा घर में, पापा घर पे हैं तो पढ़ रहा है, बच्चा बाहर गया मस्ती करने लग गया तो मम्मी क्या बोले? पापा आने वाले हैं, पढ़ने बैठ जाओ चुपचाप, वो वाला स्टिमुलेशन, ठीक है? नहीं है? सेलेक्टिव एनहेंसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है? नहीं है? जैसे एड्रेनलिन करता है हेड को स्टिमुलेट, और पिलोकार्पिन करता है किसको? सैलिवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट। ये पूछा जा सकता है एड्रेनलिन किसको स्टिमुलेट करता है और पिलोकार्पिन किसको स्टिमुलेट कर सकता है, क्योंकि सेलेक्टिव ही लिखे हैं मैंने, ज्यादा नहीं लिखा है इसमें, ठीक है? नहीं है? फिर आता है डिप्रेशन। मान लो कि अपने शरीर में कुछ ऐसा सब्सटेंस चला गया जो उछल कूद चला गया ना, अंदर ही था पहले, बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है, बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी को दिक्कत हो रही है। जैसे कई लोगों को क्या है, सीएनएस अचानक ही जग जाता है, रात को नींद नहीं आई, दिन को नहीं आई, फिर रात को नहीं आई, तो आदमी डॉक्टर साहब के बोलता है 3-4 दिन हो गए मेरे को तो सोए हुए, कोई दवाई से दो। तो डॉक्टर क्या करता है? उसके सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए क्या करता है? नींद की गोलियां दे देता है, ले जा सो आराम से, ठीक है? कई लोगों को तो आदत हो जाती है, कई लोगों को तो नींद ही नहीं आती, दवाई लेने के बाद भी नहीं आती, वो यूं सोचता है शायद आधी और ले लूं तब नींद आए, नहीं ऐसा। तो डिप्रेशन भी हो सकता है, सेलेक्टिव डिमिन्यूशन ऑफ एक्टिवेशन, क्या है? एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, जैसे बार्बिट्यूरेट्स।
बारबिटूरेट्स वही हैं जो मेलोनिक एसिड और किसकी रिएक्शन से बनते हैं, यूरिया की रिएक्शन से। डिप्रेस सीएनएस और क्विनिडीन डिप्रेस हर्ट, ये भी ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्विनिडीन किसको डिप्रेस करेगा, सी हर्ट को, और बारबिटूरेट्स किसको डिप्रेस करेंगे, सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। हाँ जी, इरिटेशन, नॉन सेलेक्टिव ऑफन नॉन नॉक्सस इफेक्ट एंड इट्स पर्टिकुलरली अप्लाइड टू लेस स्टेलाइज्ड सेल जैसे एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज। नहीं समझ में आई। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम आ गया साहब, कम आ गया तो क्या करें, बढ़ाओ आयरन। तो हम क्या करते हैं, हम आयरन देते हैं, हीमोग्लोबिन नहीं देते हैं। तो आयरन फेरिटीन, फेरिटीन से ट्रांसफेरिटीन, और ट्रांसफेरिटीन से फिर किसके पास जाता है, इमेच्योर आरबीसी के पास, फिर वहां पे असेंबल होता है हीमोग्लोबिन और बढ़ने लगता है धीरे धीरे। ठीक है नहीं है। तो यूज ऑफ मेटाबोलाइट हार्मोन ऑन और देयर कॉन्ग्रेंस इन डेफिशिएंसी स्टेट, समझ में आ गई होगी। आयरन इन एनीमिया, खून की कमी होती है तो आयरन देते हैं। डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं, और पार्किंसन डिजीज वालों को लेवोडोपोमा देते हैं। ये अंदर ही होते हैं उन्हें, लेकिन अंदर कमी हो गई तो रिप्लेस करो। ठीक है नहीं है, वो रिप्लेसमेंट। और फिफ्थ है आपका साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक एक्शन का मतलब ये हो गया, हाँ जी, एक वीडियो और है मेरा जिसमें फुल डिटेल से बताया हुआ है कौन बैक्टीरियोसाइट्स होता है कौन, ठीक है नहीं है, कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, कौन सा कैसा होता है, सारा डिटेल से करवाया हुआ है। एंटासिड वगैरह डिटेल से करवाया हुआ है, वो जरूर देख लेना, उससे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो साइटोटॉक्सिक एक्शन में क्या आएगा, यहां पे आपके मेनली फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आएंगे। क्या आएंगे, एंटीबायोटिक्स के फंक्शन। एंटीबायोटिक जो काम करेगा, माराधाड़ी का काम कौन करता है, एंटीबायोटिक करता है, साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो ये फार्माकोडायनेमिक्स में इतनी चीजें पढ़ी जाती हैं, ज्यादा डिटेल नहीं। ठीक है भाई, चलें, हो गया फार्माकोडायनेमिक्स। अब बात करेंगे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन की। तो अभी जो शुरुआत में बोला था कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रग प्रोड्यूसेस देयर एक्शन बाय इंटरेक्टिंग विद ए डिस्क्रीट टारगेट, मैक्रोमोलिक्यूल बोला था ना, बायोमोलिक्यूल यूजुअली ए प्रोटीन। तो प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं, आयन चैनल्स हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं, रिसेप्टर हो सकते हैं। और यहां पे अपन एंजाइम और रिसेप्टर की ही बात करेंगे। कुछ बात समझ में आई, किसकी बात करेंगे, एंजाइम और रिसेप्टर की बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, और जो काम की चीज है वही बताऊंगा। ठीक है नहीं है। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, एंजाइम तो पता है, बताने की जरूरत नहीं है एंजाइम क्या होते हैं। रिसेप्टर के बारे में, रिसेप्टर मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं लाइक एंजाइम, वो भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और बाइंडिंग साइट लोकलाइज्ड ऑन सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल दैट सर्व टू रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल। इसको अपन बोल सकते हैं केमिकल मैसेंजर। क्या बोल सकते हैं अपन, केमिकल मैसेंजर भी बोल सकते हैं, केमिकल मैसेंजर, मैसेंजर भी बोल सकते हैं, है ना, जिसको आप ड्रग बोल रहे हो। एंड अच्छा, केमिकल मैसेंजर ही होते हैं ड्रग भी। अगर शरीर में केमिकल मैसेंजर कम हो रहा है तो भी ड्रग भेजेंगे, ज्यादा हो रहा है तो भी ड्रग भेजेंगे। बोले सर ये क्या कर रहे हो, हाँ भाई, कमी हो रही है, मान लो कि जैसे एंजाइम है, ये एंजाइम है, मान लो, अब इसी टाइप का डायग्राम भी कहूंगा आपको, ये एंजाइम है और ये आपका सबस्ट्रेट है। अब इसकी कमी हो रही है तो एंजाइम पड़े 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 क्या कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट दे रहा है आपको, मतलब बॉडी पेन या कुछ और बीमारी दे रहा है, डिजीज दे रहा है। तो आप क्या करोगे, ऐसे मॉलिक्यूल बाहर से लेके आओगे ड्रग्स के, सेम ऐसे कैसे वो जाके जुड़ेंगे, आपके दर्द को क्या करेंगे, कम करेंगे। नहीं समझ में आई बात। अब मान लो कि ये सबस्ट्रेट है और ये यहां जुड़ जाए, अगर एंजाइम से ये सबस्ट्रेट बाइंड हो जाए, जैसे कोरोना वायरस कर रहा है, कोरोना वायरस किससे जाके जुड़ रहा है, सीधा सीधा प्रोटीन, उसकी स्पाइक प्रोटीन अपनी प्रोटीन से जाके जुड़ जाती है और फिर रेप्लिकेट करने लगता है। तो हम क्या करें, हमारी प्रोटीन के जो साइट है, जिन पर अपनी प्रोटीन के जो साइट हैं, जिन पर स्पाइक प्रोटीन जुड़ती है, उनको स्पाइक प्रोटीन के प्रति रेजिस्टेंस कर दें अपन। यानी कि ये आपका कोरोना वायरस है और ये अपनी दवाई है वैक्सीन, तो इस जगह जाके जुड़ना है तो पहले अपन ही जाके बैठ जाए ताकि कोरोना वायरस
बैठ ही नहीं सके। जब कोरोना वायरस चिपकेगा ही नहीं, बैठेगा ही नहीं, तो भैया बीमारी कैसे देगा आपको, रेप्लिकेट कैसे करेगा? नहीं समझ में आई बात? हाँ, तो कमी है तो बढ़ाने के लिए भी अपन क्या देते हैं? दवाई। ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए भी क्या क्या देते हैं? तो ये एक तरीके से क्या है, ये वाली चीज क्या है? ये है इनिबिशन, और इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अगर इसके साथ कॉम्पिटिटिव कर रहा है तो ठीक है, नहीं करेगा तो ये क्या करेगा? एलोस्टेरिक साइट होती है, वहां पे जाके जुड़ेगा, वहां पे जुड़ जाएगा तो उसको पता लग जाएगा कि यार ये बैठा हुआ है, जुड़ने नहीं देगा। समझ में आई? जुड़ने नहीं देगा तो फिर क्या होगा बताओ? ये जुड़ ही नहीं सकता। एलोस्टेरिक साइट पर अगर जाके जुड़ जाता है कोई मैसेंजर, तो अगले की हिम्मत नहीं है वायरस की या और किसी की कि वो जुड़ जाए, बीमारी फैलाए। नहीं, समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, तो रिसेप्टर क्या होते हैं? पढ़ लिया। एंड इनिशिएट द रेस्पॉन्स टू इट बट इट सेल्फ हैज नो अदर फंक्शन। तो रिसेप्टर का खुद का कोई फंक्शन नहीं होता, जो फंक्शन होता है वो यहां पे जुड़ने के बाद ही होता है। क्लियर है? छोड़ो, ठीक है भाई। देखो, ये अपन पढ़ेंगे थ्योरीज वगैरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके ऊपर वापस आऊंगा मैं इंट्रैक्शन के ऊपर, लेकिन पहले एक बार इसको खत्म कर देते हैं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके काम में आएंगे। तो पहले ये थ्योरीज फॉर ड्रग रिसेप्टर इंट्रैक्शन, इससे पहले 8-9 थ्योरियां हैं, नाम पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है नहीं है? पहले देखेंगे अपन टर्मिनोलॉजी एगोनिस्ट। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है। एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट फिनोमिना, एगोनिस्ट ड्रग, एगोनिस्ट एजेंट, कुछ भी बोल दो आप, कुछ भी नाम करके आ सकता है ये। तो एगोनिस्ट का मतलब क्या है? ये वर्ड वहां यूज में लिया जाता है जहां पे आपके नेचुरल केमिकल मैसेंजर की कमी होती है, उसकी कमी को पूरा करता है। समझ में आई बात? क्या है? हाँ, यानी कि जो साइट होती है जिसके ऊपर आपका केमिकल मैसेंजर आके बैठेगा और उस चीज को स्टिमुलेट करेगा या डिप्रेस करेगा, रिप्लेस करेगा, कुछ भी मान लो, फार्मोडायनेमिक के हिसाब से 5 चीजें करता है, उन 5 में से कुछ भी मान लो, कुछ भी करता है, वो नहीं है, तो एगोनिस्ट आएगा, उसी की तरह व्यवहार करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। ठीक है नहीं है? तो an agent which activate a receptor to produce an effect similar to that of physiological signal molecule, यानी कि natural chemical messenger. A drug that has same effect on receptor as endogenous chemical messenger. Drug that mimic the natural messenger by switching on the receptor. समझ में आई बात? ये तो हो गया एगोनिस्ट इफेक्ट, एगोनिस्ट ड्रग, एगोनिस्ट बिल्कुल एजेंट। अब एक होता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब ये हो गया कि एगोनिस्ट फिनोमिना हो रहा है लेकिन वो जाके बैठ जाए, तो एगोनिस्ट जो अपना इफेक्ट डाल रहा है वो कम हो, वो कहलाता है इनवर्स एगोनिस्ट। एन एजेंट विच एक्टिवेट ए रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट। समझ में आ गई बात? ये ध्यान, अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट होता है उसके अपोजिट एगोनिस्ट के, और ये वहां यूज होगा जहां पे आपका मैसेंजर जो है उसका ब्लॉकिंग रिक्वायर्ड है, यानी कि एगोनिस्ट को नहीं बैठने देना है, वहां पे एंटागोनिस्ट आएगा। एन एजेंट विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट। समझ में आ गई बात? on a receptor or subsequent response but does not have any effect on its own. खुद का कोई इफेक्ट नहीं आता लेकिन एगोनिस्ट के पीछे पड़ा रहता है। किसके पीछे पड़ा रहता है? ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनिबिट द इट्स नेचुरल फंक्शन, यानी कि एगोनिस्ट को आपको क्या करवाना है? इनिबिट करना है। विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट। देख लो आराम से। फिर होता है पार्शियल एगोनिस्ट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है नहीं है? चले नेक्स्ट है। यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि एगोनिस्ट जो होता है उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 होती है, एंटागोनिस्ट की 1 होती है,
और पार्शियली एगोनिस्ट की 0 से 1 के बीच में हो सकती है। ये पूछा जा सकता है, बहुत नॉर्मल बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तैयार कर लोगे इसको, बहुत बढ़िया बात। ठीक है नहीं? अब जो है आपको पता है जब ड्रग और मैक्रोमोलिक्यूल बाइंड होंगे तो वही इंटरेक्शन शो होंगे जो सुप्रामोलिक्यूलर में होते हैं, केवल कोवलेंट बॉन्डिंग को छोड़कर, क्योंकि सुप्रामोलिक्यूलर में कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। तो कोवलेंट बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, आयन डायपोल है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चार्ज ट्रांसफर है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, कैटायन पाई इंटरेक्शन है, हैलोजन बॉन्डिंग है, वैन डर वाल। तो ये पूछा जा सकता है कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? और ये कुछ थ्योरी हैं जो पढ़ लेना आप, नाम ऑक्यूपेंसी थ्योरी, रेट थ्योरी, न्यूस्पीड थ्योरी, मैक्रोमोलिक्यूल परटर्बेशन थ्योरी, एक्टिवेशन एग्रीगेशन थ्योरी। ठीक है? टू स्टेट मॉडल और रिसेप्टर एक्टिवेशन, द ऑपरेशनल मॉडल ऑफ रिसेप्टर फंक्शन, क्लासिकल मॉडल ऑफ रिसेप्टर फंक्शन, द एक्सटेंडेड टर्नरी कॉम्प्लेक्स मॉडल, द टर्नरी कॉम्प्लेक्स मॉडल, है ना? कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है, रिसेप्टर एक्टिविटी, मल्टी स्टेट रिसेप्टर मॉडल एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इनएक्टिव थ्योरी। क्या पता कितनी थ्योरी कैसे जुड़ता है उसके ऊपर है, नहीं पढ़ना अपन को ये पढ़ना है। आगे उसके ऊपर ड्रग एज, ये क्या है, एंजाइम एज ड्रग टारगेट। तो पहला ये कि ये आपका सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के ऊपर जुड़ेगा, फंक्शन शो करेगा। सही है नहीं है बात? लेकिन अगर मान लो कि ड्रग मॉलिक्यूल आ रहा है तो पहले ड्रग जुड़ेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं करे तो इनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इनकॉम्पिटिटिव। इनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव में होता है इस प्रकार की क्या होगी, एलोस्टेरिक साइट होगी, इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर आके बैठ जाएगा। ये क्या करेगा, इस एक्टिव साइट की शेप ही चेंज कर देगा ताकि सबस्ट्रेट में जुड़ सके। तो ये ध्यान रखना, शेप मॉडिफिकेशन कौन सी साइट करती है? एलोस्टेरिक। कौन सी करती है? एलोस्टेरिक। और दूसरा हो गया वो रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट। अब इसमें क्या है, इसको समझ लेना आप ढंग से, इसको समझ लेना। इसमें क्या होता है, जो रिसेप्टर होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, और वो जो आपके जहां पे सब संदेश पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना है, उनके बीच में क्या रहते हैं, ये फिट रहते हैं। ठीक है नहीं है? अब जो इसके ऊपर क्या होती है, बाइंडिंग साइट होती है रिसेप्टर के ऊपर, कि आने वाला केमिकल मैसेंजर यहां पे बैठेगा। बिल्कुल प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये नो डाउट सेल के अंदर होता है। जैसे ही ये, इसको छोटा तो कर देता हूं, नहीं वो गड़बड़ हो जाएगी उसमें। ठीक है? जैसे ही क्या होगा, आपका केमिकल मैसेंजर आएगा, यहां पे अटैच होएगा। अटैच होने के बाद इसकी साइट मॉडिफिकेशन हो जाती है, और ये साइट मॉडिफिकेशन इसलिए होती है कि ये आगे क्या कर सकते हैं, मैसेज पास कर सके। तो एक सेल से दूसरे सेल में, या एक आपके जो क्या बोलते हैं, न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज जाएगा वो इसी के द्वारा जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, रिसेप्टर बोलते हैं। और जैसे ही ये आपका मैसेंजर चला गया, रिसेप्टर ने ओरिजिनल आपकी जो बाइंडिंग साइट है वैसी की वैसी मॉडिफाइड कर ली। तो रिसेप्टर रिसीविंग केमिकल मैसेंजर, शेप ऑफ रिसेप्टर चेंज आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर, और रिसेप्टर रीगेन स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ केमिकल मैसेंजर। तो आप क्या सोचते हो कि एक बार दवाई लेने के बाद महीनों तक ये चीज नहीं, नॉर्मल फंक्शन हो जाता ना, फिर कुछ नहीं होता। एक बार नॉर्मल हो गया फंक्शन, ठीक है सारा का सारा। ठीक है? हाँ जी। अब ड्रग डिजाइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ड्रग डिजाइन की। तो ये क्या है, इट इज द इनोवेटिव प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग न्यू मेडिसिन्स बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ ए बायोलॉजिकल टारगेट। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, लेकिन मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा। देखो इधर, एक तो होती है ड्रग डिस्कवरी। दवा की खोज। एक होता है ड्रग फॉर्मेशन, ड्रग सिंथेसिस बोलते हैं ना, ड्रग सिंथेसिस या ड्रग फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ड्रग फॉर्मेशन ये भी हो सकते हैं। क्या दिक्कत हुई?
ठीक है नहीं है। और एक होता है ड्रग डेवलपमेंट, इसी को अपन बोलते हैं ड्रग डिजाइन, ड्रग डिजाइन। न तो ये पढ़ना है अपन को, न ये पढ़ना है। न तो ड्रग की डिस्कवरी करेंगे, भैया खूब हो चुकी, दर्द की दवाएं हजारों पड़ी है मार्केट में, कोई पैरासिटामोल देता है, कोई आइबुप्रोफेन देता है, कोई एस्प्रिन देता है, दर्द की दवाइयां खूब हो गई, सेरापेप्टाडेज देता है, कोई क्या देता है, कोई क्या देता है। बात समझ में, कोई डाइक्लोफेनिक सोडियम को प्रेफर करता है, कोई एक्लोफेनिक सोडियम को प्रेफर करता है। समझ में आई? दर्द की दवाइयां खूब हो गई, खूब खोज ली, अब जरूरत ही नहीं है दर्द की दवाइयों की, अब जो भी साइड इफेक्ट है जी रहे हैं उनके साथ। तो अपन को दवाई की डिस्कवरी नहीं करनी है, क्योंकि हमने जितने भी हमारे यहाँ पे प्लांट पाए जा रहे थे उनके ऊपर फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हमने ढंग से कर ली है। हमने एक एक कंस्टिट्यूएंट को निचोड़ के देख लिया है कि इसका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट है क्या हमारी बॉडी के ऊपर। कोई एंटी कैंसर निकल के आता है, कोई एंटी एलर्जिक निकल के आता है, कोई एंटी, बिल्कुल बहुत सारी ड्रग्स अपन ने खोज ली है। इसके ऊपर अपन वर्क नहीं करेंगे, न हम वर्क करेंगे ड्रग सिंथेसिस के ऊपर। ड्रग सिंथेसिस के ऊपर भी वर्क नहीं करना अपन को। पैरासिटामोल थोड़ी बनानी है, सिंथेसाइज थोड़ी करनी है, नहीं करनी है। रॉ मटेरियल आता है इनका केवल, जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं अपन, ठीक है नहीं है। सिंथेसाइज भी नहीं करनी है अपन को, फॉर्मेशन वगैरह सब हो रहा है फैक्ट्रियों में। पैरासिटामोल मैं आपको फॉर्मेशन बताऊंगा तो बिल्कुल फार्मेकोलॉजी के ये चीज गलत होगी। हमें जो करना है वो ड्रग डेवलपमेंट और ड्रग डिजाइन करनी है, कि हमें बहुत ही सस्ती, बढ़िया, किफायती, हाई पोटेंसी, हाई एफिकेसी, यानी कि बहुत बढ़िया ड्रग डिजाइन करनी है। तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसकी प्रोसेस के स्टेप्स हैं, और उन्हीं स्टेप्स को हम समझेंगे यहां पे। समझ में? उन्हीं स्टेप्स को अपन समझेंगे यहां पे। तो सुनो, पहला ड्रग डिजाइन है आपका, पहला जो ड्रग डिजाइन है वो है, ये बाद में आएंगे, इसके ऊपर भी बाद में आएंगे। पहला ड्रग डिजाइन है वो है ट्रेडिशनल ड्रग डिजाइन, ठीक है नहीं। ट्रेडिशनल ड्रग डिजाइन में क्या होता था, क्या होता है, हमें सबसे पहले नेचुरल केमिकल सब्सटेंस का पता होना चाहिए। नेचुरल केमिकल सब्सटेंस, जैसे पता है कि पैरासिटामोल किससे मिलेगी, ठीक है नहीं। कोई प्लांट से कोई स्पेसिफाई आ रहा है तो हमें पता है नेचुरल सोर्स क्या है ना, सब्सटेंस क्या है। उसकी बायोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है पहले। बायोलॉजी टेस्टिंग करने के बाद उसका मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद सिंथेसिस बनाने होते हैं उसी के नए कंपाउंड, जो उनसे बढ़िया क्या रखें, मॉड्यूलिंग कहलाती है वो। नहीं समझ में? मॉड्यूलिंग, ये कंपाउंड है, काम है, साइड इफेक्ट है, इसका ये ग्रुप हटाओ, देखिए इसका क्या होगा। होता है नहीं होता? हाँ, ऐसा मैंने बताया है आपको, ऐसा मैंने आपको बताया किसमें, ग्रीन केमिस्ट्री में, पता हो तो। हाँ, फिर ये इसका बायोलॉजिकल टेस्टिंग होगी। अगर प्रोमाइजिंग है कि हाँ भाई ठीक है, भविष्य में जाके ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका प्री क्लिनिकल स्टडी होता है, फिर प्रोसेस में आती है। तो भैया टाइम कंज्यूमिंग है, मैन पावर ज्यादा लगेगी, कॉस्टिंग ज्यादा है, छोड़ो इसको। तो फिर कैसे पता लगेगा कि हम कैसे करें? तो ड्रग डिजाइनिंग, देखो इधर, ड्रग डिजाइनिंग के लिए क्या जरूरी है वो समझने की कोशिश करना। ड्रग डिजाइनिंग सी टू एक्सप्लेन, ये 5 पॉइंट है जो आपको समझने हैं। पढ़ूं? इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर इंटरेक्शन इन टर्म ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर और प्रिसाइसली द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोलिक्यूल इन्वॉल्व्ड। समझ में आई बात? जो आपका मोलिकुलर इंटरेक्शन, देखो बेसिस, ये क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है किन के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर इंटरेक्शन इन द टर्म ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है नहीं है? तो ये जरूरी है। दूसरा है वेरियस प्रोसेस बाय विच ड्रग यूजुअली प्रोड्यूस बाय फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है, बहुत सारी प्रोसेस है जिसके द्वारा आपकी ड्रग्स क्या है,
फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट डाले। अब कई देखो, आप देखा करो, कई डॉक्टर यूं कहते हैं कि ये दवाई को इसके साथ लेना, समझ में, अच्छा इफेक्ट, अच्छा रिजल्ट। ज्यादातर जो आप अगर आयुर्वेदिक दवाइयों में जाओगे तो ज्यादातर शहद के साथ होती है, कुछ गर्म पानी के साथ होती है, कुछ दूध के साथ होती है, कुछ छाछ में घोल के लेनी होती है, अलग अलग, ठीक है, प्रोड्यूस यूजुअली। हाउ द ड्रग स्पेशली रिएक्ट विद द प्रोटोप्लाज्म टू क्या है, इलिसिट ए पर्टिकुलर फार्मोलॉजिकल रेस्पॉन्स। हाउ द ड्रग यूजुअली गेट मॉडिफाइड, डिटॉक्सिकेटेड, मेटाबोलाइज्ड और एलिमिनेटेड बाय ऑर्गेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबल रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज विद केमिकल स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। ड्रग डिजाइन आपको क्या एक्सप्लेन करती है, सीक टू एक्सप्लेन, ये 5 पॉइंट, ठीक है नहीं है, ठीक है भाई। तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको तो वैसे ही समझा दूंगा, छोड़ो। चलो अब जो है मैं आपको समझा दूंगा चित्रा। फेजर दवाइयों का मालिक है, फेजर नहीं सुना होगा, फेजर की दवाई आती है बहुत बढ़िया बढ़िया। इसने एक दवाई बनाई वाइग्रा है, और वाइग्रा जो है इसका नाम सुन लेना, आएगा एग्जाम में, इसका नाम है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, सिट्रेट डेरिवेटिव होता है सिट्रिक एसिड का, ठीक है नहीं है। एंजाइना पेक्टोरिस और हाइपरटेंशन के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब इनके टेस्टिंग हुए, प्री क्लिनिकल रिजल्ट आए, तो पता लगा कि ये हाइपरटेंशन पे तो काम करता है, लेकिन एंजाइना पर काम नहीं करता, एंजाइना पेक्टोरिस पर काम नहीं करता, ठीक है नहीं है। लेकिन ये देखा गया कि जितने भी वॉलंटियर लिए थे उनमें से कुछ इंपोर्टेंट थे, समझ में आ गई, जिनका वर्क नहीं करता था, हैं? उनमें इरेक्टाइल डिफंक्शनिंग थी, इसको ठीक करता है, ठीक है नहीं है। अब बताओ वाइग्रा किस काम में आता है, अब किस काम में आता है, बनाई गई तो इसके लिए, लेकिन काम कहां आ रहा है, इरेक्टाइल, ये क्या काम में आ रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में काम में आ रहा है। आज की तारीख में लेते हैं लगभग 40% लोग वाइग्रा का यूज में लेते हैं, इसका ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और किस काम में आता है वाइग्रा, ठीक है भाई। चलो दूसरा जो नंबर है अपना वो है केमिकल एडेड ड्रग डिजाइन। केमिकल एडेड ड्रग डिजाइन, इसको रेशनल बोलते हैं, वो नॉन रेशनल था। वो कैसा था, नॉन रेशनल। रेशनल में क्या होता है, अपन को कुछ नहीं करना, सब कुछ खोजा हुआ है, अपन को तो केवल और केवल एक चीज करनी है, इन दोनों को मिलाना है, मिलाते ही आपकी दवाई मिल जाएगी, बन जाएगी, समझ में आई बात। हाँ, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन कैसे होती है, टारगेट या रिसेप्टर और लिगेंड का पता करना है आपको केवल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी अप्रोच काम में ली जाती है, जैसे क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी अप्रोच, लीनियर फ्री एनर्जी अप्रोच, ड्रग डिजाइन थ्रू डिसजंक्शन, ड्रग डिजाइन थ्रू कॉन्जक्शन, ये बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे काम में ली जा सकती है। तो ये आपके ऑप्शंस में आ सकते हैं कि सीएडी में अपन क्या लेते हैं, सीएडी की फुल फॉर्म क्या है, सीएडी की फुल फॉर्म क्या है, सीएडी रेशनल है, नॉन रेशनल है, ट्रेडिशनल रेशनल है, नॉन रेशनल है, पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में अपने पास प्रोटीन और प्रोटीन स्ट्रक्चर यानी रिसेप्टर और लिगेंड स्ट्रक्चर पता भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अगर दोनों नोन है तो स्ट्रक्चर बेस्ड कहलाती है, अगर मान लो कि लिगेंड आपका नोन है तो ये लिगेंड बेस्ड डिजाइन कहलाएगी, प्रोटीन स्ट्रक्चर नोन होने पर। और अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर नोन है और लिगेंड स्ट्रक्चर अननोन है तो ये कहलाएगी डी नोवो डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है डी नोवो कि डी नोवो ड्रग डिजाइन, तो 4 ऑप्शन ही तो रखने, 4 ऑप्शन है अपने पास, ठीक है नहीं है। कब, जब प्रोटीन स्ट्रक्चर नोन हो, लिगेंड स्ट्रक्चर अननोन हो, तब डी नोवो डिजाइन। और लाइब्रेरी डिजाइन कब आएगी, जब दोनों ही अननोन हो, समझ में आई, बढ़िया बात है ना। ये तो लाइब्रेरी डिजाइन तो अपन मिल जाएगा तो ठीक है, डाल देंगे तो डालते ही इनमें से आ जाएगी कोई कैटेगरी, ठीक है भाई। इसमें होता क्या है, सुनो, इसमें होता है सबसे पहले डिजीज का पता लगाया जाता है कि भाई बीमारी क्या है, बीमारी किस वजह से हो रही है, वो टारगेट आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन के बाद उसका प्रोटीन सीक्वेंस चेक किया जाता है, स्ट्रक्चरल डिटरमिनेशन किया जाता है,
और प्रोटीन इंट्रिंसिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है कि वो जो एमिनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हुई है वो कहां हुई है, जिसके कारण उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज होगी, वो पता लगाया जाता है। उसको अपन बोलते हैं प्रोटीन इंट्रिंसिक डिसऑर्डर। ठीक है नहीं है। फिर करेंगे सर्चिंग स्क्रीनिंग ऑफ लिगेंड, सिलेक्ट ड्रग कैंडिडेट, क्लिनिकल ट्रायल, और लास्ट में आ जाएगी आपके पास ड्रग। बहुत लंबा प्रोसीजर है लेकिन बढ़िया प्रोसीजर है और स्मार्ट प्रोसीजर है, यानी कि इससे गुजरने के बाद ये मान के चलना एडवर्स इफेक्ट या जो अनडिजायरेबल इफेक्ट थे उनके चांसेस ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है चांसेस। ठीक है नहीं। तो सबसे पहले ये है कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन रेस्पॉन्सिबल जीन को खोजते हैं अपन कि भैया ये कौन सा जीन है जिसके द्वारा ये गड़बड़ हो रही है। तो ये लिटरेचर है और लिटरेचर हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो आपने पीएचडी की है कि नहीं की है मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, उनको भी पता है पेपर लिखना हो चाहे थीसिस लिखनी हो, लिटरेचर सर्वे करना ही पड़ेगा। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर सर्वे, समझ में आई, ये तो करना ही पड़ेगा। और वो कहां जाके होता है, एनसीबीआई यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, और इसकी साइट ये है एनसीबीआई, डाल दो अपने आप आ जाएगा। और एनसीबीआई ही इस कोरोना में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इसकी आज वैक्सीन उपलब्ध है ना, वो इसी की वजह से है। आप ये सोच रहे हो कि हमने कोरोना की वैक्सीन बना ली, कोई नया इन्वेंशन कर लिया, नहीं भैया, कोरोना की वैक्सीन थी हमारे पास पहले से, 10-15 सालों से है। टारगेट मॉलिक्यूल था, लिगेंड था, मिला दिया, सही लिगेंड सही टारगेट मॉलिक्यूल को मिलाने पर कोरोना का वैक्सीन बन गई जो इफेक्टिव है। समझ में आई बात। हाँ, तो वो वाला काम है। तो यहां पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप चेक कर लो एनसीबीआई की साइट पर जाकर आराम से। आपको जीन चाहिए, जीनोम चाहिए, ब्लास्ट भी आपको, न्यूक्लियोटाइड है ना, सब मिलेगा यहाँ पे, प्रोटीन, हर पबकेम भी है यहाँ पे, पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीजों का लिंक है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। यहाँ तक जेनेटिक कोड किसी एनिमल के, जैसे मान लो कि कोई बैक्टीरिया वायरस है, उस वायरस का नाम डालोगे आप, उसका जेनेटिक कोड आ जाएगा पूरा का पूरा, पूरी प्रोटीन सीक्वेंस आ जाएगी। आपका डालोगे, इंडिया वालों के डालोगे, इंडिया वालों का आ जाएगा। एक कोरोना की वैक्सीन अपने इंडिया में 70% एफिकेसी रखती है, जबकि साउथ अफ्रीका में जाओगे आप तो वो 15-20% रख रही है, अमेरिका में जाओगे तो 85% हो रही है। तो अपने जीन अलग हैं और जीन डिफरेंस के कारण ये सारा काम हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? जीन डिफरेंस के कारण। तो सबसे पहले हमें जरूरी है किसका, कि रेस्पॉन्सिबल जीन कौन है, रेस्पॉन्सिबल जीन कौन सी है, उसका लिटरेचर सर्वे करेंगे एनसीबीआई के द्वारा। याद रखना, ये लिटरेचर सर्वे किसके द्वारा करते हैं, इसके द्वारा। फिर प्रोटीन ऑफ सीक्वेंस कैसे पता लगेगी अपन को, जीन बैंक होता है, फास्टा होता है, ब्लास्ट होता है, इनसे पता लगती है। देखो ये भी कहां है, ये भी कहां है आपका फास्टा, दिखाता हूं। देखो अभी मैं डालूंगा फास्टा, आपके सामने आ जाएगा। कहां गया भाई, सर्च वेब, हाँ जी आ जाओ, फास्टा जी कहां है, ये रहा, जब फास्टा है क्या, देखो एनसीबीआई आ गया ना अपने आप ही, फास्टा यहां है। और अगर आप ब्लास्ट को देखोगे ना तो ब्लास्ट भी यही मिलेगा। ब्लास्ट क्या है, मॉडल ऑर्गेनिज्म को सर्च करने के लिए बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है ये। और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफलाइन किसके द्वारा होता है, क्लस्टर के द्वारा होता है। और क्या है ये, टॉप की डाटाबेस है पूरा का पूरा, उसके द्वारा होता है। तो ये याद रखना है आपको कि किसके द्वारा क्या मिल रहा है आपको, ठीक है नहीं है। आपको ब्लास्ट भी दिखाऊंगा, अभी दिखाया था वैसे ही, ये रहा देखो ब्लास्ट, फास्ट आ रहा है नहीं आ रहा, तो सारी चीजें यहां पे हैं, कहां पे, एनसीबीआई, इंपोर्टेंट है ये ध्यान रखना, ठीक है नहीं है। फिर आती है प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए आपको मेनली 3 डिग्री की चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, इसके डिटरमाइन करने में जो आती है 1 डिग्री 2 डिग्री तो नॉर्मल भी होती है, एंड ग्रुप एनालिसिस से आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन 3 डिग्री की पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अपने पास प्रोटीन डाटा बैंक है पूरा का पूरा, जो रेस्पोन नाम के
सॉफ्टवेयर में मिलेगा आपको, RASMOL। पूछ लिया जा सकता है कि 3 डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सी टेक्निक इंपॉर्टेंट है, वो है रेसमोल। याद रखना ये चीज, रेसमोल। फिर प्रोटीन इंट्रिंसिक डिसऑर्डर, यानी कि जो बदमाशी हुई है, जो कैविटी हुई है, जिसके कारण से आपकी प्रोटीन गड़बड़ हुई है, जो प्रोटीन नॉर्मल बिहेवियर कर रही थी वो प्रोटीन एबनॉर्मल करने लग गई, बीमारी देने लग गई, उसको हम कैसे, उस डिसऑर्डर को या उस कैविटी को कैसे पहचानेंगे? तो इसका है डेसिमल ग्लोकोड रॉन पर्डोस। याद रखना ये सारे आपको अगर इंटरनेट पे डालोगे तो एज इट इज लाइन टू लाइन छपे हुए मिलेंगे। ठीक है भाई। फिर है सर्चिंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ लिगेंड। तो पबकेम बेस्ट है, ओपन डेटाबेस है पूरा का पूरा, है ना? हाँ, NIH के द्वारा पबकेम, यहां पे मिलेगा आपको क्या भाई, लिगेंड कौन सा सूटेबल है, किसके साथ, मैक्रोमोलिक्यूल बाइंडिंग के साथ। ठीक है नहीं है? और ये कौन बताएगा कि अच्छा लिगेंड कौन है, बढ़िया लिगेंड कौन है, सूटेबल लिगेंड कौन है? तो डोनर एक्सेप्टर दोनों की सूटेबिलिटी के बारे में ये बताता है लेपेंस्की रूल ऑफ 5। ये रूल्स पूछ जाएंगे, रूल 4 ही हैं लेकिन 5 इसलिए है कि यहां पे एक चीज कॉमन है, पहले पढ़ लेता हूं फिर बताऊंगा। नो मोर देन 5 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, यानी कि 5 हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा डोनर में नहीं होना चाहिए, और 10 हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टर में नहीं होनी चाहिए, 10 से ज्यादा। ठीक है नहीं है? और मोलिकुलर मास लेस देन 500 डाल्टन होना चाहिए। आपको पता है ड्रग का जो मोलिकुलर मास है वो 500 डाल्टन तक ही है, 100 से 500 के बीच में, है ना? तो आपका यहां पे मोलर मास कितना होना चाहिए, 500 डाल्टन से कम होना चाहिए। और log p नॉट ग्रेटर देन 5, log p की वैल्यू पोटेंस जो आएगा उसकी वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखो या तो 5 है या 5 से डिवाइडेबल है, 5 है 5 से डिवाइडेबल, 5 है 5 से डिवाइडेबल, इसलिए इसको बोला हुआ है लेपेंस्की रूल ऑफ 5। समझ में आ गया होगा? ये याद रखना 4 रूल है। जैसे ये हो जाता है वैसे ही अपन को ड्रग कैंडिडेट सेलेक्ट करना होता है, उसको बोलते हैं डॉकिंग। डॉकिंग में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो टारगेट और लिगेंड है उनको अपन क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं, मॉलिक्यूलर डॉकिंग होती है, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है भाई, खत्म। हाँ जी, ये देखो इतना काम अपन को करना होता है। तो इसका मतलब पहला पार्ट आपने कर लिया, जरूरी है, सिंथेसाइज कर लिया आपने। प्री क्लिनिकल स्टडीज के ऊपर जाएंगे। यहां पे 4 चीजें होती हैं, स्क्रीनिंग होता है, इवोल्यूशन होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, शॉर्ट टर्म टॉक्सिक इफेक्ट पड़े जाते हैं। तीसरी में स्क्रूटिंग और ग्रांट परमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। आपको क्लिनिकल ट्रायल के लिए ग्रांट लेनी होती है। और ध्यान रखना प्री क्लिनिकल जो स्टडीज होगी या ट्रायल्स होंगे वो केवल और केवल एनिमल्स के ऊपर होंगे, इसमें कोई भी इंसान इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है नहीं है? हाँ। फिर है फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, स्टैंडर्डाइज ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल कंपाउंड। क्लियर है? परमिशन वगैरह लेने के बाद। और इसके बाद होता है क्लिनिकल स्टडीज, जिसमें फेज 1 में हम देखते हैं साइड इफेक्ट इन हेल्थी वॉलंटियर और उनकी टॉलरेबिलिटी कितनी है। भाई एक जो आप थोड़ा हेल्दी पर्सन है वो कितना टॉलरेट कर सक रहा है, किसको, साइड इफेक्ट को। समझ में आई बात? साइड इफेक्ट को कितना टॉलरेट कर सक रही है उसकी बॉडी, वो टॉलरेबिलिटी में आपको देखने को मिलेगी। फेज 2 में है लॉन्ग टर्म टॉक्सिकोलॉजी स्टडी होगी, स्मॉल स्केल ट्रायल्स होंगे, पेशेंट्स होंगे टू असेस एफिकेंसी डिसाइड होगी, और फिर लार्ज स्केल कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल होंगे फेज 3 में। समझ में आई? अपन बोलते हैं ना क्लिनिकल ट्रायल्स में अभी फेज 1, फेज 2, फेज 3, वो वाला फेज 3, ये 3 फेज होते हैं। ठीक है? फिर होता है रिव्यू एंड ग्रांट ऑफ मार्केटिंग। रिव्यू के लिए जाएगा, एफिकेसी वगैरह दे दी ना आपने, रिजल्ट्स दिखाएंगे फेज 1 के, फेज 2 के, फेज 3 के, और फिर वो रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद मार्केटिंग के लिए ग्रांट होगा, और ये करता है कौन, फेडरल ड्रग एसोसिएशन करती है। हर कहीं की अलग अलग होती है, अपने इंडिया की अलग है, समझ में आई बात, अमेरिका की अलग है, सबका ड्रग एसोसिएशन अलग अलग है, समझ में आई बात। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है 7वीं स्टेप पे वो होता है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस।
पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का मतलब होता है आपने दवाई बांट दी, लोगों को खा रहे हैं, खाने के बाद उनको साल 2 साल 3 साल बाद कोई साइड इफेक्ट, यानी कि ये दवाई 5 दिन लिया तो उस आदमी के 1 साल बाद ये प्रॉब्लम हो रही है, समझ में, 1 महीने ली तो ये प्रॉब्लम हो रही है, 2 महीने ली तो ये प्रॉब्लम हो रही है, किसी ने 6 महीने आपकी दवाई ली तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर प्रॉब्लम ऐसे हैं जो ह्यूमन डिजास्टर बन सकते हैं तो उसको तुरंत क्या किया जाता है, बैन कर दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयां बैन हो जाती है, अखबार में आती है ये दवाई तो बैन है, फिर भी नियम बिक रही है। भैया इंडिया है, इंडिया में ये चलता है और सब बिकता है, समझ में आई बात। हाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस ड्रग डिजाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है। अगर ये खराब है तो ड्रग दोबारा रिव्यू में जाती है, वापस उसके को क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। अगर ड्रग वास्तव में काम किया, नहीं काम किया तो हटाओ उसको, कोई जरूरत थोड़ी है। चले भाई, हाँ जी। फिर यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे ADME की फुल डेफिनेशन आ सकती है, एड्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। और ये जो ADME डिजाइन किया गया है टू इन्वेस्टिगेट हाउ ए केमिकल इज प्रोसीड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा कैसे प्रोसीड करवाया जाता है, ये ADME क्या करता है आपको बताता है। इसका याद रखना भाई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ठीक है भाई। फिर पोटेंसी का मतलब क्या होता है, पोटेंसी डिनोट करती है, पोटेंसी डिनोट द ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस ए गिवन इफेक्ट, कि ड्रग की कितनी अमाउंट, अगर मान लो कि कम अमाउंट में अच्छा इफेक्ट दे रही है तो हाई पोटेंसी। अगर मान लो कि पैरासीटामोल 650 लेने पर आपकी बुखार उतर रही है, तो मैं मान लो कोई ऐसी दवाई ले आऊं जो पैरासीटामोल की तरह है लेकिन उसकी 350 mg, यानी कि उसका आधा कर दो, 300 mg में आपकी बुखार ठीक हो गई, तो पैरासीटामोल से बढ़िया दवाई है कौन सी, जो मैं लेके आया, ठीक है नहीं। ऐसे ही एफिकेसी है, एफिकेसी बोल रहे थे ना, इसकी एफिकेसी इतनी एफिकेसी, वो बोला है एफिकेसी रेफर टू द relation ability of a drug receptor complex to produce a maximum function response, समझ में आया क्या, रेफर टू रिलेटिव एबिलिटी, कितनी एबिलिटी है ऑफ ए ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम फंक्शनल रेस्पॉन्स, यानी कि आपने जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया है या ड्रग एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाया है वो कितना इफेक्टिव है किसके प्रति, डिजीज के प्रति, बीमारी के प्रति, कोरोना वायरस के प्रति, वो एफिकेसी। और जिसकी एफिकेसी बढ़िया होती है वो दवाई सही मानी जाती है। और अपने इंडिया में तो क्या है कि 50% से ज्यादा एफिकेसी वाली हर मेडिसिन को अप्रूवल मिल जाता है, जबकि अमेरिका वगैरह में इसके लिए 70% से ऊपर एफिकेसी होना जरूरी है, समझ में। अब देख लो क्या चल रहा है इंडिया में, बात समझ में। चले भाई, अब बात करेंगे अपन किसकी, एंटी साइकोटिक ड्रग की, पूरी डिटेल से चर्चा करें। तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, उस पीडीएफ के थ्रू ही अपन एंटी साइकोटिक ड्रग की बात करेंगे। फिर इसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग की, ठीक है भाई। दिखाऊं पीडीएफ, देखो भाई अब मेरा रोल कम है, अब आपका रोल ज्यादा है, ढंग से समझना, ढंग से देखना, इसमें याद करने की ये सारी बातें। अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है नहीं है। तो सबसे पहले अपने पास साइको एक्टिव ड्रग आ गई, इनको आप क्या बोल सकते हो, साइको एक्टिव बोल सकते हो, साइकोट्रोपिक ड्रग बोल सकते हो। ये जो होती हैं ये ड्रग्स होती हैं विच अफेक्ट मेंटल प्रोसेस एंड आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट मेंटल डिसऑर्डर, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है नहीं है। जो आपके मेंटल प्रोसेस यानी दिमाग की जो प्रोसेस है, ठीक है नहीं, रेस्पॉन्स, एंटी रेस्पॉन्स हो गया, हाथ पैर हिलाना हो गया, पल के झपकाना हो गया, बोलना हो गया, ब्रीथिंग हो गया, इन सबको इफेक्ट करेगा, ठीक है नहीं है, जो मेंटल प्रोसेस है। और मेंटल डिसऑर्डर के काम में ये ली जाती हैं, ठीक है नहीं है। कई प्रकार की होती हैं, लेकिन एंटी साइकोटिक है ना, एंटी साइकोटिक आ गया जिसमें आपके न्यूरोलेप्टिक्स आ गए, और ये ट्रांसक्विलाइजर की तरह होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट आ गए आपके, एंटी एंजाइटी आ गई, और एंटी मेनिक आ गया, मूड स्टेबलाइजर, ठीक है नहीं है।
तो इस प्रकार के कुछ ड्रग्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। चले भाई, अब सबसे पहले ये कि हाँ, ये आपको पढ़ना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। जब आपको पीडीएफ मिलेगी ना तो इसको पढ़ना आराम से कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर या मेडिएटर अपन यूज में ले रहे हैं, यूज में क्या ले रहे हैं, ये अपने बॉडी में होते हैं, ये किस प्रकार से आगे संदेश को पहुंचाते हैं। ठीक है नहीं, अपना ब्रेन तो यहाँ है, लेकिन अगर हल्की सी भी आप सुई वगैरह चुभोगे, दर्द यही होएगा होने को, लेकिन वो महसूस कौन करा रहा है, वो ब्रेन करवा रहा है आपका। ठीक है नहीं है, या फिर आपका पैर किसी नुकीली वस्तु के ऊपर पड़ता है तो ब्रेन ही उसको तुरंत आदेश देता है कि भाई हटाओ, आपको क्या हो गई, चोट लग गई है। क्लियर है, समझ में आई बात? हाँ, तो ये कैसे मैकेनिज्म करता है, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, पढ़ के छोड़ देना। ऐसा नहीं है इसमें कि भाई कोई क्वेश्चंस आएगा, या इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। क्वेश्चंस कहां से आएंगे वो बता दूंगा मैं। ठीक है नहीं है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे गाबा, ग्लाइसिन, डोपामीन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ये क्या होते हैं, इनके लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन होने चाहिए। अगर ये जो इनके लेवल गड़बड़ होते हैं, जैसे डोपामीन है, डोपामीन का लेवल अगर नीचे जाएगा तो आपको पार्किंसन डिजीज का खतरा रहेगा, और लेवल बढ़ गया तो आपके साथ हेलुसिनेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेंटल डिसेबिलिटी, मतलब कई चीजें आपकी क्या हो सकती है, वहां पे अराइजेज हो सकती है। ये केस किसमें होगा, ये डोपामीन के केस में होगा। ठीक है नहीं है, साइकोसिस हो सकता है, डिल्यूशन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है, किसके कारण, डोपामीन के कारण। इसलिए डोपामीन को ध्यान रखना। और डोपामीन जो है अमीन है, कैटेकोल इथाइल अमीन, याद रखना, पूछा जाएगा डोपामीन होता है कैटेकोल इथाइल अमीन। बाकी की ये तो अमीनो एसिड है आपके, अरे ये तो अमीनो एसिड है, इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है नहीं है, फिर ऐसे ही आता है एसिटाइल कोलिन और सेरोटोनिन और नोर एड्रेनलिन। नोर एड्रेनलिन के बारे में तो आपने पढ़ा ही था, स्टूडेंट ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था एल्कलॉइड में। तो ये आपका क्या है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नोर एड्रेनलिन आपका क्या है, इंडोल एल्कलॉइड है। ठीक है, सेरोटोनिन भी आपका कैटेकोलामीन है। बस डोपामीन और सेरोटोनिन में केवल इतना फर्क है कि यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है कि नहीं है, ये भी अमीन है, लेकिन ये एस्टर अमीन होता है। देखो इधर, ये एसिटिल ग्रुप है, OH ग्रुप, और ये आपका एस्टर के आगे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, और इथाइल से आपका क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट का नाइट्रोजन की 4 डिग्री अमीन आपकी है। क्लियर है, क्वाटरनरी अमोनियम। तो एसिटाइल कोलिन भी क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह यूज में आता है। न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशन कैसे होता है वो दिया हुआ है, अपन को ये सब नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना इनमें से। ठीक है नहीं है, न्यूरो ट्रांसमिशन कैसे होता है, स्टेप्स क्या होती हैं, ये एक बार देख लेना। बाकी कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, जहां पे अपन काम की चीज है वो वाली देखेंगे। ठीक है नहीं है, एसिटाइल कोलिन क्या काम करता है, ठीक है नहीं है, इट इज रिलीज्ड बाय मेनली पीएनएस न्यूरॉन्स और सम सीएनएस न्यूरॉन। ठीक है नहीं है, ये क्या है, एसिटाइल कोलिन इज एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। ऐसे ही ग्लूटामिनेट है, ग्लूटामिक एसिड है। ऐसे ही आपका गाबा है, गामा एमिनो एसिड ब्यूटारिक एसिड। ठीक है नहीं है, नोर एपी क्या है, एपिनेफ्रिन है ना, हाँ, डोपामीन। डोपामीन आपके बिल्कुल दिमाग में पाया जाता है, ब्रेन में, एक्चुअल में ब्रेन न्यूरॉन्स कंटेनिंग दिस न्यूरोट्रांसमीटर आर एक्टिव ड्यूरिंग इमोशनल रेस्पॉन्स, एडिक्टिव बिहेवियर, प्लीजर एक्सपीरियंस। समझ गए होगे डोपामीन। तो डोपामीन का लेवल क्या होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, दिक्कत है। ठीक है नहीं है, हाँ। और ये ध्यान रखना, नोर एपिनेफ्रिन और डोपामीन क्लासिफाइड एट कैटेकोलामीन, कैटेकोलामीन की कैटेगरी में ही। ठीक है भाई, सेरोटोनिन आ गया यहाँ पे, हाँ जी, ये आ गया सीएनएस डिप्रेसेंट, यहां से इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना। These are drugs which produce central nervous system depression effect। और क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है ड्रोजनेस, सिडेटेशन,
क्या है ये? सिडेशन, हिप्नोसिस, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है आपको, अनकॉन्शियसनेस आ सकता है, कोमा में जा सकते हो और ज्यादा है तो डेथ हो जाएगी। ठीक है नहीं है? अब ये जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, सीनस डिप्रेसेंट, जनरल एनेस्थेटिक हो सकते हैं, सेडेटिव, हिप्नोटोनिक हो सकते हैं और एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन जनरल एनेस्थेटिक से। तो जनरल एनेस्थेटिक आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, गैस में कौन आता है, इंट्रावेनस कौन सा लगता है जो नस में लगता है, ठीक है नहीं है, वोलेटाइल के रूप में कौन सा है, वो सारे पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चले देखो आगे करो, कोई मतलब नहीं है। देखो इधर गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड है, ईथर है, वोलेटाइल लिक्विड के लिए हेलोथेन है, एन फ्लोरेन है, आइसोफ्लोरेन है, डेसफ्लोरेन है, सेवोफ्लोरेन, इनकी स्ट्रक्चर से सबकी। तो आपको करना यही है कि इनके नाम लिख लेना, इनकी स्ट्रक्चर लिख लेना। इंट्रावेनस जो है वो है थियोपेंटेनोन सोडियम सोल्ट के रूप में, और मेथो क्या है, मेथोहेक्सिटोन, प्रोपोफोल है ना, इटोमिडेट, नाम याद रखना है ये। फिर है स्लोअर एक्टिंग ड्रग, जो डाइजापाम आ गया। अब ये ध्यान रखना, ये बेंजोडाइएजिपीन है। एजिपीन का मतलब सुनोगे, एजिपीन, डाइएजा पीन यानी 2 नाइट्रोजन, ठीक है। डाइजापाम है, लोराजापाम है, मिडाजोलेम है। और इसी प्रकार से ये क्या है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, वो कीटामीन है, कीटामीन। और ओपियोड एनाल्जेसिया ये है फेंटेनिल। कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, बस आपको केवल और केवल ये याद होनी चाहिए, ठीक है नहीं है। एक तो ये दोनों एक ही है, याद हो जाएगा भाई, कर लेना। एक्शन फ्रिक्शन सब देख लेना आप। नाइट्रस एसिड ये होता है, ईथर ये होता है, हेलोथेन ये होता है। चेक कर लो स्ट्रक्चर, ये देखो है ना, आइसोफ्लोरेन की स्ट्रक्चर है ये डेसफ्लोरेन की स्ट्रक्चर है। ईथर है बीच में, ऑक्सीजन है, 2 फ्लोरीन यहाँ पे, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन यहाँ पे, 1 फ्लोरीन यहाँ पे, HH। चेक करते जाओ, ठीक है नहीं है। फिर एंट्रावेनस एनेस्थीसिया, जो नाम बता चुका हूं है ना, थियोपेंटोन सोडियम, ये है थियोपेंटोन सोडियम, चेक कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से आप आगे से आगे चेक करते जाओ। स्लोअर एक्टिंग ड्रग है बेंजाडाइएजिपीन, कीटामीन, ये कीटामीन की स्ट्रक्चर है आपकी, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। फिर आता है सेडेटिव हिप्नोटोनिक, तो बार्बिट्यूरेट्स का नाम जरूर आएगा यहां पे, ठीक है। ड्रग्स दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट एंड रिलैक्स इंडिविजुअल विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप, नींद नहीं आएगी लेने पर, ठीक है नहीं है। मदहोशी सी रहेगी, आप हिप्नोटाइज होगे, अगला बोलेगा वैसे ही करोगे। नार्को टेस्ट में इसी को काम में लिया जाता है ना, नार्को टेस्ट के लिए हिप्नोटोनिक्स काम में आते हैं। तो हाँ, हिप्नोटोनिक्स क्या होते हैं, ड्रग्स दैट प्रोड्यूस और मेंटेन स्लीप सिमिलर टू नॉर्मल स्लीप। A drug in small dose may induce sedation, while same drug in large dose may act as hypnotic। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। बार्बिट्यूरेट्स में नाम याद रखना, बार्बिट्यूरेट्स ही आएंगे, इनके नाम के आगे बार्बिट्यूरेट्स ही लगे हुए रहेंगे। देखो, फिनोबार्बिट्यूरेट्स, ब्यूटोबार्बिट्यूरेट, पेंटोबार्बिट्यूरेट्स है ना, थियोपेंटोन, और ये क्या है, मेथोहेक्सिटोन। ऐसे ही ये तो करवाए बता दिए ना भी, ये सारे हिप्नोटोनिक है। एंटी एंजाइटी आपकी डाइजीपाम है, क्लोरडाई एजी इपोक्सी है, ये इपोक्साइड है ना, हाँ जी। ऑक्सीपाम है, ये देख लेना। एंटी कॉन्वोसलेंट में डाइजीपाम है, डाइजीपाम सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनमें, ठीक है। ये है जोपिक्लोम, जोल्पी है, ये जोल्पी है ना, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह है यहाँ पे, चेक कर लेना कैसे क्या है।
एंटी एंजाइटी ड्रग। तो एंटी एंजाइटी ड्रग जो है वो क्या करती है, इमोशनल स्टेट एसोसिएटेड विद क्या है, अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट, फियर अबाउट सम डिफाइंड अनडिफाइंड थ्रेट। ठीक है नहीं, अजीब सी बेचैनी होना, ये वो कुछ हो जाएगा कुछ नहीं होएगा, एंजाइटी। तो एंजाइटी के लिए भी हमें जो सीएनएस डिप्रेसेंट चाहिए वो थोड़ी मिल्ड चाहिए, हल्के चाहिए, माइल्ड बिल्कुल। ठीक है नहीं है, इसके लिए आपके पास देखो यहाँ पे है, एक तो डाइज़ोपाम है, ये देख लेना, ये भी देख लेना, ठीक है, ये भी देख लेना, कर लोगे। और बीटा ब्लॉकर के नाम से क्या है, प्रोप्रेनेनोल, देख लेना क्या है ये, क्या फालतू की चीजें है यार, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो ये कुल मिला के कुछ नाम हैं जो आपको देखने हैं, करने हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल रहा हूं जो आपकी एंटीसाइटिक ड्रग के नाम से आएगी अलग से। ठीक है, देखो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो सबसे पहले ड्रग से पढ़ने से पहले हमें ये पता करना होगा कि डिजीज क्या है, बस यहीं पे है सारा, है ना। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कहाँ काम में आती हैं, जिनको साइकोसिस की प्रॉब्लम हो। किसकी हो, साइकोसिस। साइकोसिस का मतलब पागलपन, साइको जिसमें पागलपन हो, रात को नींद नहीं आना लेट तक, या सोना ही नहीं, अजीब अजीब बातें करना, अजीब अजीब मिलते हैं ऐसे कई, डबल डबल दिखना, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूशन, जो है नहीं वो दिखाई देना, यानी कि दिमाग में लोचा हो जाना। कुल मिला की बात यह है। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी हुई है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब व्यक्ति आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो उसके जीवन में, स्ट्रेस या कोई डिप्रेशन हो या कुछ और चीज़ें हो जाएं जिस कारण से वो उस काम को नहीं कर पा रहा परफेक्ट तरीके से, जो काम उसने लिया है, ठीक है नहीं है। तो उस कारण से अपने शरीर में डोपामीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब डोपामीन क्या है, ये वो केमिकल है जो अपने मेंटल लेवल को परफेक्ट रखता है। डोपामीन का परफेक्ट लेवल आपके मेंटल लेवल को बढ़िया रखेगा। अगर डोपामीन बढ़ गया, डोपामीन इंक्रीज हो गया तो गड़बड़ काम, इंक्रीजेज, है ना। तो वही चीजें साइकोसिस, हेल्यूसिनेशन, डिल्यूशन, ये चीजें होने लग जाती हैं। ऐसी चीजें जो होती नहीं है वो दिखाई देती है, पागलपंती के दौरे पड़ते हैं, पूछो मत क्या क्या होता है। अगर मान लो कि डोपामीन की कंसंट्रेशन डिक्रीजेज होती है तो एक फेमस डिजीज पाई जाती है जिसको कहा गया है पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज जो होती है आपकी, उसमें डोपामीन का लेवल बहुत गिर जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है अपने लिए, बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि डोपामीन की कंसंट्रेशन कम होने से क्या होता है, कौन सी डिजीज होती है, पार्किंसन डिजीज होती है। पार्किंसन डिजीज किस, हाँ अब ये ध्यान रखना, दिस कंडीशन कभी भी आपका क्योर नहीं हो सकता। बस आपको तो यही ध्यान में रखना है कि डोपामीन का लेवल कम नहीं हो, ठीक है नहीं है। अब ये होता क्या, कैसा है, ये एक्चुअल में कहा जाता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है नहीं है, उसका मूवमेंट थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है ना। ट्रीमोर्स डेवलप हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ट्रीमोर्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो नर्व सेल डैमेज होती है ब्रेन की, जिसके कारण से आपका डोपामीन लेवल कम हो जाता है और पार्किंसंस डिजीज डेवलप हो जाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है भाई। अब जो ड्रग्स हैं अपनी, कौन सी, एंटीसाइकोटिक ड्रग, इनको दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एक है
एटिपिकल, तो पहले टिपिकल की बात कर लेते हैं। टिपिकल, टिपिकल का मतलब पुरानी, एंटी साइकोटिक ड्रग, साइकोटिक ड्रग। टिपिकल का मतलब पुरानी, पुरानी दवाई वो जिनके साइड इफेक्ट ज्यादा थे, ठीक है नहीं, यानी ईपीएस आई था उनका, ईपीएस आई था। ईपीएस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। क्या है भाई, नाम याद रखना, क्या है, एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट। ये पूछा जाएगा फुल फॉर्म, ईपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ईपीएस ई की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि साइड इफेक्ट ज्यादा थे, ठीक है कि नहीं है। अब ये भी दो प्रकार की थी, एक तो कहलाती थी आपकी लो पोटेंसी, लो पोटेंसी, लो पोटेंसी, इसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन। और एक थी हाई पोटेंसी, हाई पोटेंसी, पोटेंसी, हाई पोटेंसी, सेकंड जनरेशन, ठीक है भाई, सेकंड जनरेशन। तो इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो बता देता हूं मैं। पहले फर्स्ट सेकंड जनरेशन की बात करेंगे, फिर अपन अलग तरीके से आएंगे, ठीक है भाई। हाँ, तो इनके नाम है, लो पोटेंसी वाले को तो देख लो आराम से, लो पोटेंसी वाली का नाम है क्लोर प्रोमेजिन, ठीक है भाई, यानी कि एजीन जिसके नाम में आ गया ना वो आपका लो पोटेंसी है, ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है। एजीन, 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 हाँ एक्सेप्शन बताऊंगा, इसका टेंशन क्यों ले रहे हो। प्रो क्लोरोफेराजिन, ये दूसरा है। फिर है थायोरिडेजिन, ये लो पोटेंसी के एग्जाम्पल है। हाई पोटेंसी के एग्जाम्पल देखो आप कौन कौन से हो सकते हैं। हाई पोटेंसी वाले हैं फ्लूफिनाजिन, ठीक है भाई, हेलोपेरिडोल और पीमाजाइड, पीमाजाइड। ये कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए, लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी पूछा जाएगा, ठीक है भाई। अब और क्या ड्रग्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखना, ड्रग्स अपने इसकी कई कैटेगरी बनाई हुई है किसकी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की, जिसमें पहला है फिना, फिनाथायाजीन, फिनाथायाजीन, थायाजीन्स, थाया का मतलब सल्फर, एजा का मतलब नाइट्रोजन, ठीक है कि नहीं है। फिना का मतलब आपका समझ गए होगे कौन सी फिनाथायाजीन है, ये वाली सल्फर और यहाँ पे नाइट्रोजन। नोमेनक्लेचर में देखा होगा ना हेट्रोसाइक्लिक वाले में, ये फिनाथायाजीन है, कोई दिक्कत कोई समस्या। तो फिनाथायाजीन ड्रग्स जो होती हैं उनमें ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो टेक्निकल वाली एग्जाम लगी थी उसमें डायरेक्ट देखो आप नाम दिए हुए हैं, हद कर दी यार, स्ट्रक्चर नहीं दी हुई, केवल नाम दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फिनाथायाजीन ड्रग्स कौन कौन सी है, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें भी फिनाथायाजीन में साइड चेन कौन कौन सी है, वो साइड चेन के हिसाब से आपके नाम अलग अलग है। जैसे साइड चेन अगर एलिफेटिक है, एलिफेटिक साइड चेन है, तो यहाँ पे दो आएगा, कौन कौन सा, एक तो क्लोर प्रोमाजीन, प्रोमाजीन, ठीक है, एक है ट्राई फ्लू प्रोमेजिन, प्रोमेजिन, यानी प्रोमेजिन आपको याद रखना है, प्रोमेजिन वाले इसी में आएंगे, ठीक है कि नहीं है, प्रोमेजिन पूरा नाम याद होना चाहिए। दूसरा है अगर मान लो कि साइड चेन के रूप में पेप्रिडीन है, क्या है, पेप्रिडीन, तो इसको बोलेंगे थायारिडेजिन, ठीक है भाई। और साइड चेन के रूप में अगर पाइपरेजिन है, पाइपरेजिन, तो ये पूछ सकता है पाइपरेजिन कौन सी है, पेप्रिडीन कौन सी है, एलिफेटिक कौन सी है, इसलिए ध्यान रखना, इसको बोलेंगे ट्राई, यही है आपका ट्राईफ्लूप्रोमेजिन, ठीक है भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत कोई समस्या। नेक्स्ट है सेकंड, सेकंड जो ड्रग है वो है ब्यूटायरो, ब्यूटायरो, ब्यूटायरो रेनोन, ठीक है। इसमें डोल आएंगे, जिनके नाम के आगे डोल आ गया वो ब्यूटायरो रेनोन कैटेगरी के आते हैं, जैसे हेलोपेरिडोन, पेरिडोल, ट्राईफ्लूपेरिडोल, ट्राईफ्लूपेरिडोल, ठीक है भाई, और ड्रोपीरिडोन, ड्रोपेरिडोन डोल, ठीक है,
फिर है पेनफ्लूरिडोन, ऐसे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हाँ, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, वो है थियोजेंथिन। जेंथिन तो पता है, थियोजेंथिन जेंथिन कैसी स्ट्रक्चर होती है, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो देख लेंगे अपन, थियोथीजिन, ठीक है, फ्लूफेंथियोजोल, फेंथियोजोल, नाम याद रह जाएंगे, नहीं रहे तो आपका नुकसान है, रहेंगे तो बढ़िया बात है। और नेक्स्ट है अदर हेट्रोसाइकल्स में, अदर हेट्रोसाइकल्स, ठीक है, नहीं है, पिमोजाइड, पिमोजाइड, लो पोटेंसी हाई पोटेंसी ध्यान रखना, लॉक्सोपाइन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रेजरपाइन। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है वो है सेकंड टाइप आपका आ गया एटिपिकल, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, चेक कर लेना, ठीक है कि नहीं, इसके नाम याद ध्यान रखना। हाँ, इसका नाम है, पहला एग्जाम्पल क्लोजापाइन, दूसरा है रेस्पेरिडोन, रेस्पेरिडोन, डोन डोन, फिर है ओलाजोन, ओला उबर से याद रखना, रेस्पिरेशन से याद रखना, है ना, क्लोजअप से याद रखना, एग्जाम्पल याद रखना ये, ठीक है कि नहीं है। फिर है एरिपेरिप्रेजोल, पेप्रेजोल, देखो आराम से, एरिपेप्रेजोल, ठीक है भाई। नेक्स्ट है पेलीपेरिडोन, पेलीपेरिडोन, ठीक है भाई। और एक और एग्जाम्पल है क्यूसेटिया, क्यूसिया पाइन, ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल है जिप्रा, जिप्रासिडोन। तो ये है जो ड्रग हैं, ये पागलपंती को दूर करती हैं। अगर आपके अंदर किसी प्रकार की पागलपंती है तो इनमें से कोई सी भी दवाई ले लेना, कहीं ना कहीं तो असर करेगी करेगी। चले भाई, अब जो है अपना नेक्स्ट और फाइनल टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग। कौन सा भाई? कार्डियोवैस्कुलर ड्रग। ये बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, परेशान हो गया स्कूल में। देखो, अब हमें कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स को देखना है और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आप ये सोच रहे होगी कि मैं आपको कोई 15-20 मिनट में ही समझाऊंगा और पूरी तरह तैयार हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, क्यों है आपको पता लग जाएगा। पहले तो ये देखो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कितने प्रकार की होती है। पहला होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में पहला आता है डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। हार्ट में कितने प्रकार के डिसऑर्डर हो सकते हैं? डिसऑर्डर ऑफ ब्लड वेसल्स, जिनमें आपका ब्लड फ्लो होता है जो हार्ट में आता जाता है, वो उसके बाहर भी आपका क्या हो सकता है? डिसऑर्डर हो सकता है। और डिसऑर्डर ऑफ ब्लड प्रेशर, हाइपो हाइपर, समझ गए? ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल 80-120 होता है, लेकिन उससे ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए, वो दोनों ही नुकसानदायक है। ठीक है नहीं? तो कितनी सारी डिजीज है, बहुत ज्यादा है। तो देखो आप, पहले डिसऑर्डर ऑफ हार्ट में क्या है? हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर का मतलब बिल्कुल साइलेंट अटैक आ जाना, हार्ट अटैक आ जाना, तो हार्ट ब्लॉकेज होता है ये पूरा का पूरा। ठीक है। दूसरा है कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज, जिसको मायोकार्डियल और एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से बोलते हैं अपन। एक्चुअल में जो अपना हार्ट में जो जा रहा है आपका, उसके बीच में अगर यहाँ पे कुछ जमा हो जाए तो हार्ट पर क्या होने लगता है? प्रेशर बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है? प्रेशर। और पंपिंग तेज करता है। क्या करता है? पंपिंग तेज। ठीक है नहीं? पंपिंग तेज करेगा तो डेफिनेट रूप से इस टाइप की डिजीज आपको मिलेगी। ठीक है नहीं है? कार्डियक एरिथमिया, आपका ब्लड नॉर्मली क्या है? हार्ट बीट होता है नॉर्मल। ठीक है नहीं है? बच्चों में 120 से 130 तक होती है, लेकिन अपने अंदर 80, 70, 80 के या 85, 90 तक मान लो आप। लेकिन किसी की हार्ट बीट रेगुलर 120, 130 चले तो एरिथमिया। ठीक है नहीं है? कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है, इनफेक्टिव हार्ट डिजीज होती है, जिसको एंडोक्रेडिटिस कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार की डिजीज तो किसमें है? हार्ट में है।
फिर आप देखोगे 3 प्रकार की डिजीज आपकी ब्लड वेसल्स में, थ्रोम्बोसिस वगैरह हो गया आपका, है ना। और ये 2 प्रकार की डिजीज आपकी किसमें है, ब्लड प्रेशर में। तो अब ये बताओ कि ये छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है ना, लेकिन अपन इसको समराइज किया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, क्लासेस, ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। बस अपन को 3 या 4 क्लासेस पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी, उन्हीं में से क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ ड्रग बाय वेरियस फैक्टर और सिंथेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट ड्रग। तो ये सिंथेसिस वाला अपना रोल नहीं है, न इनहिबिशन वाला है, अपन को केवल और केवल ये देखना है, ये वाला, ठीक है भाई। तो हार्ट का ओवरव्यू देख लीजिए और अपना दिल धड़का लीजिए, आगे चलते हैं। देखो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की डेफिनेशन क्या होगी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, ग्रुप रिलेटेड टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स व्हिच इंक्लूड हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, है ना, सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, सडन नॉन वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट मसल डिसफंक्शन, अगर हार्ट की मसल ही फंक्शन करना बंद कर दें, वो वाला ये, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, ये पढ़ लेना, कितने लोग मरे हैं कितने नहीं है देख लेना, छोड़ो उसको। तो अपने हार्ट को क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई होनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं हार्ट से रिलेवेंट जो ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाने से होती है, लाइक एनी अदर मसल्स इन द बॉडी हार्ट आल्सो नीड एडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू प्रोवाइड ऑक्सीजन सो दैट द मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड टू रेस्ट बॉडी एंड टू इटसेल्फ। खुद को भी तो चाहिए ब्लड, अरे ऑर्गन को दे रहा है तो खुद भी तो ऑर्गन है। हाँ, द ब्लॉक्ड कोरोना आर्टरी सप्लाइज इनएडिक्वेट ब्लड, समझ के आ गई होगी बात, एंड दस ऑक्सीजन दैट अल्टीमेटली हिंडर्ड द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू प्रोपोगेट। आगे बढ़ने के लिए अगर आपकी कोरोना आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो वो क्या करेगी, वो आपके ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई को क्या करेगी, हिंडर्ड करेगी, ठीक है नहीं। वेरियस सिम्टम्स रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर डिजीज अराइजेस ड्यू टू रीजंस ऑफ इनहिबिशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, या ठीक है नहीं है, ऑक्सीजन डिमांड। हाँ जी, कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल एंड व्हेन देयर इज बिल्डिंग अप कोलेस्ट्रॉल, ये अवरोध होता है, ठीक है नहीं है। तो अपना जो कोरोना आर्टरी है उसके बीच में अगर कोलेस्ट्रॉल का बैरियर आ जाए, ठीक है नहीं है, आर्टरी वॉल्स में अंदर की तरफ, इट पार्शियली और लार्जली ब्लॉक्ड द आर्टरी लीडिंग ए डिक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू, वहां से ब्लड फ्लो आपका कम हो जाएगा, ठीक है नहीं है। हाँ जी, रप्चर ऑफ प्लेक्यू एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द आर्टरी रिजल्ट इन ब्लॉकेज, अगर ये टूट जाता है, टूट के अंदर जाके फिट हो जाता है या ब्लॉक क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड में, जो अभी कोरोना के टाइम पे देखी जा रही है, तो वो क्या करेगी, हार्ट मसल में जाके फिक्स हो जाएगी और वो हार्ट को क्या करेगी, चोक करने का काम करेगी, ठीक है नहीं है। विच डिनाइड द ब्लड सप्लाई बिगिंस टू डाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है एंजाइना और एंटी एंजाइनल ड्रग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, गिने चुने नाम है, ज्यादा नहीं है, 3 नाम आएंगे यहाँ पे। एंजाइना इज द प्रिंसिपल सिम्टम्स ऑफ इस्केमिक हार्ट क्रिएटिंग ए सडन सीवियर पेन टू दैट ओरिजिनेट इन द चेस्ट और हाथ के थ्रू इधर आ जाएगा, मतलब चेस्ट में ओरिजिनेट हो गया, हाथ के थ्रू आएगा, देखो रेडिएट थ्रू द लेफ्ट शोल्डर डाउन द आर्म, नीचे की तरफ जाएगा, तो समझ जाना कि आपको एंजाइना पेक्टोरिस है, समझ में। कोरोनरी आर्टरीज मेंटेन कार्डियक फंक्शन एंड आर एक्सपेक्टेड टू अडेप्ट टू सडन डिमांड ऑन द हार्ट ड्यू टू एनहेंस्ड एक्टिविटी, क्लियर। आर्टरीज रेस्पॉन्ड टू सडन डिमांड बाय डिलेटेशन, क्लियर। तो होगा क्या, द हार्ट हैज टू एक्सेट मोर टू इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू सच, in this situation the heart
डिप्राइवेटेड ऑफ ऑक्सीजन फील्स सफोकेटेड इन कंडीशन कॉल्ड एस्केमी। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि भाई आपका हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो हार्ट का खुद का दम घुटेगा, उस दम घुटने को अपन क्या बोलेंगे, इस्केमिक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, इस्केमिक समझ में आया। अब एंटी एजाइनल ड्रग जो है वो इस पेन को कम करने की बात काम करेगा और ऑक्सीजन सप्लाई करवाएगा कहां तक, हार्ट तक। भाई खुद हार्ट तक ही ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन हार्ट कैसे काम करेगा। और ऑर्गन, भाई आप दौड़ रहे हो, मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो हार्ट भी तो पंपिंग कर रहा है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए पंप करने के लिए। ठीक है नहीं है, हाँ। तो ये है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट और बीटा, तीसरा क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स याद रखना है आपको, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स ये ध्यान में रखना है पूरा का पूरा आपको। और बहुत बढ़िया नाइट्रो वैसोडाइलेटर के नाम से जाना जाता है अमाइल नाइट्रेट। ठीक है नहीं है, और भी है, एक तो अमाइल नाइट्रेट को ध्यान में रखना है। जब ये छोड़ो, हाउ वर्क कैसे करता है ये छोड़ो, दिमाग मत लगाओ उसमें। ठीक है नहीं है, कहां गया वो, बस यही था क्या। चलो नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंटागोनिस्ट। देखो ये रहा पहला अमाइल नाइट्रेट, ठीक है नहीं है। दूसरा है निफेडिपिन, तीसरा है अम्लोडिपिन और चौथा है निक्रोडिपिन। तो डिपिन के नाम से ध्यान रखना क्या है, एंटी एंजाइनल। क्लियर है, कर लोगे आराम से। ये स्ट्रक्चर्स नहीं पूछेगा, नाम पूछेगा तो एक तो अमाइल नाइट्रेट आ गया, तीन ये आ गए जिनके नाम में डाइपीन है। ठीक है, फिर है चैनल ब्लॉकर ड्रग मॉलिक्यूल, कौन कौन से है वो देख लो। एक तो कौन सा है आपका, एक तो है डाइहाइड्रोप्रिडिन्स, है ना। तो डाइहाइड्रोप्रिडिन्स जो है इंक्लूड द ड्रग मॉलिक्यूल, इन दोनों को इंक्लूड और करेगा, इन तीनों को। क्लियर है, बेंजाथायोथायाजिपिन जो उसमें देखा था अपन ने, वैसा का वैसा ही। ठीक है नहीं है। नेक्स्ट है वीरापेमिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, ध्यान रखना। इसका नाम पूछा जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है नहीं है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। तो ये स्ट्रक्चर्स है, आपको नाम क्या रखना है, वीरापेमिल का नाम ध्यान में रखना है, और किसी का रहे न रहे ये जरूर आएगा आपके। फिर है बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, तो इसको भी ध्यान रखना है, देख लेना कौन कौन से हैं ये, पढ़ लेना आप, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर आती है आपकी एरिथमिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो एरिथमिया इज ए डिजीज इन विच द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और अल्टर्ड। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आर कॉज्ड बाय सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल सा है। यानी कुल मिला के बात ये है कि जैसे आपका हार्ट पंप करना चाहिए या धड़कना चाहिए, वैसे नहीं धड़कता, गड़बड़ होती है उसमें। तो ड्रग्स का नाम क्या है, क्विनिडीन शुरू में बताया था। क्विनिडीन क्या होता है अपना, क्विनिडीन सिंकोना प्लांट के होते हैं ये। ठीक है नहीं है, चलो। और कौन सा है, बस दो इंपॉर्टेंट है, एक लिडोकेन, क्या है, लिडोकेन। कुल मिला के बात ये है, जो जो नाम यहाँ पे दे रखे हैं वो आपको लिखे हुए हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, इनको याद करने हैं आपको। ठीक है नहीं है। फिर है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन पता है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया आपका हाइपरटेंशन में। और हाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन कौन से हैं, एक तो एंजियोटेंसिन है ना, एक सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम डिप्रेस इंक्लूडिंग वैसोडाइलेटर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, diuretic that causes the blood to excrete water and salt producing anti hypertensive effect। फिर आपका डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटरी ड्रग, ठीक है नहीं है, इसमें हाइड्रोलाइजीन है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, ठीक है नहीं है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं, ठीक है नहीं, डाई एजोक्साइड है आपके, मिनोक्सिडिल है। इनके नाम याद रखने हैं आपको बेसिकली। ठीक है नहीं है, इनकी स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन कौन सी ड्रग है ये आगे आएगी, ये वाली एंटीकोगुलेंट ड्रग में ऊपर वाली दोनों है। ठीक है नहीं है, हिपेरिन का ध्यान रखना है, एक हिपेरिन का,
हिपेरिन क्या करता है, ब्लड थिनर है, नेचुरल, अपनी बॉडी में ही पाया जाता है, टेंशन मत लो। ठीक है कि नहीं है? हाँ ठीक है। ब्लड क्लोटिंग में हिपेरिन जो है वो अवरुद्ध करता है आपका, इसको चेक कर लेना। जो जो यहाँ पे दिए हुए हैं नाम देखो, ये आ गया हिपेरिन, कोमेरिन्स एंड 1,3-इंडेंडाइऑन्स, ये सारे क्या हैं, ब्लड क्लोटिंग रोकने के लिए, एंटीकोगुलेंट बोलते हैं इनको। हिपेरिन इज एंटीकोगुलेंट, ये स्टेटमेंट आएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका कंप्लीट करवा दिया। अब जैसा भी, मेरे को तो आती नहीं है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जैसा भी था टुकड़ों में कैसे भी जोड़ तोड़ के करवा दिया है। ठीक है नहीं है? पढ़ लेना इसको, कर लेना तैयार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।